वह एक फव्वारे में होश में आता है, ठीक मैजिक एकेडमी के सामने। समझने से पहले कि वह यहाँ कैसे पहुंचा, कुछ बुलीज उसकी तरफ ध्यान देते हैं। वे हंसते हैं, ये देखकर कि वह पंचिंग बैग की तरह कितना अच्छा लग रहा है। वह उनसे पूछने की कोशिश करता है कि वे कौन हैं, लेकिन इससे उनका लीडर और चिढ़ जाता है। वह लायन के बाल पकड़कर उसे फव्वारे के और अंदर घसीट लेता है। तभी लियन समझ जाता है कि क्या हो रहा है। वह अपनी वाटर मैजिक इस्तेमाल करता है और बुलीज को उड़ा देता है। मुख्य बुली समझ नहीं पाता कि यह लूजर अचानक इतना स्ट्रांग कैसे हो गया। जब लेऑन फव्वारे से बाहर निकलता है, उसकी प्रेजेंस ही उन्हें डरा देती है और वे भाग जाते हैं। आखिर ऐसा ही होना था। आखिर इतिहास का सबसे शक्तिशाली आर्चमेज एक स्टूडेंट के शरीर में आ चुका था। लियोन क्लाइन अपने युग का हीरो था, जिसने डीमन किंग बेल्फर को हराकर अननोन ओरिजिन के किंगडम में शांति लाई थी। उस दिन पूरे रेल्म ने उसके नाम के नारे लगाए थे। ऐसा लगता था कि अब उसके रिटायरमेंट का समय आ गया है। प्रिंसेस सैरा जैसी खूबसूरत महिला से शादी करके शांत जीवन जीने का वक्त। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किंग ने उसे एक आखिरी मिशन सौंपा, एक फाइनल असाइनमेंट जो उसके हीरो सफर का अंत होने वाला था। खबर थी कि एक केव में मॉन्स्टर्स छिपे हैं, डीमन किंग की आर्मी के आखिरी रेमनेंट्स। किंग चाहता था कि वह उस कैवन की जांच करे और पॉजिटिव रिजल्ट्स के साथ लौटे, क्योंकि अब तक जो भी वहां गया था हार कर लौटा था। डीमन किंग स्लेयर से सबको बड़ी उम्मीदें थीं। लियोन जानता था कि उसे क्या करना है। जिन लोगों से वह प्यार करता था, उन्हें खतरे में वह नहीं देख सकता था। बच्चों के लिए, उन ऑर्फन्स के लिए जो उसे अपना रोल मॉडल मानते थे, उसे डीमन किंग के बचे हुए अंशों को मिटाना ही था। बिना किसी शक के उसने यह काम स्वीकार कर लिया। उसका मार्गदर्शन करने के लिए प्रिंस शार्क को चुना गया। जाने का दिन आया और प्रिंस शार्क उसे करप्ट केव में ले गया। अंदर गहराई में पहुंचते ही प्रिंस शार्क ने अपनी असली मंशा दिखा दी और पीछे से वार किया। हथियार में लीथल पॉइजन लगा था, जिससे लायन की मौत तय थी। प्रिंस शार्क हमेशा लियोन को अपनी अथॉरिटी और एब्सोल्यूट पावर के लिए खतरा मानता था। उसे लगता था कि लियोन उसकी लड़की क्वीन सेरा को भी छीन रहा है, लेकिन लियोन का ऐसा कोई इरादा नहीं था। न उसे पॉलिटिक्स चाहिए थी, न पावर। वह बस लोगों से, खासकर उन ऑर्फन बच्चों से सच्चा प्यार करता था। हकीकत यह थी कि इस घटिया इंसान ने उन बच्चों को पहले ही मार डाला था, ताकि लियोन की इच्छा को आगे बढ़ाने वाला कोई न बचे। यह इतना नीच था कि इसे डेविल कहना भी डेविल का अपमान होता। उसने लियोन को कैवर्न की गहराई में लात मार दी, उसे पॉइजन से तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन लियोन गिरने के बाद भी जिंदा बच गया और खुद को अर्थ की गहराई में पाया। तभी एक रहस्यमयी स्केलेटन क्रीचर सामने आया, हमला करने को तैयार। लियोन ने फायरबॉल से उसे खत्म कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि एक सिस्टम इंटरफेस प्रकट हुआ और उसके किल को काउंट किया। एक एनिमी डाउन, लेकिन उसे लगभग 1 मिलियन मॉन्स्टर्स और मारने थे। तभी वह उस सीक्रेट क्वेस्ट को पूरा कर सकता था जो उसके गिरने से ट्रिगर हुई थी। एक और क्रीचर ने हमला किया और वही अंजाम हुआ। किल काउंट फिर बढ़ गया। लियोन अपनी हालत पूरी तरह नहीं समझ पा रहा था, लेकिन वह मॉन्स्टर्स का कत्लेआम करता रहा, उम्मीद में कि कभी न कभी बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। साल बीतते गए। उसे आगे बढ़ाने वाली बस एक ही चीज थी, उस गद्दार से रिवेंज की आग। जब उसने 60,000 किल्स पूरे किए, उसे डार्क एट्रीब्यूट मैजिक मिली, ऐसी शक्ति जिसके बारे में उसे पहले कोई ज्ञान नहीं था। 10 साल तक वह उसी नर्क में मॉन्स्टर्स को मारता रहा। आखिरकार 1 मिलियन किल्स पर क्वेस्ट पूरी हुई और उसके सामने एक आर्केन डोर खुला। लियोन बिना सोचे गेट के अंदर चला गया। उसकी हालत इससे बदतर हो ही नहीं सकती थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह खुद को एक पॉन्ड के बीचों बीच पाता है। संभलने पर उसे एहसास होता है कि वह एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को देख रहा है। कहानी ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी कि इंस्टीट्यूट के कुछ बुलीज आसान शिकार ढूंढते हुए आ गए। वे हमारे लड़के को कुराबन कहकर बुलाते हैं, एक ऐसा नाम जो उसे बिल्कुल अपना नहीं लगता। क्योंकि वह इन पंक्स को जानता तक नहीं था, उसने स्वाभाविक रूप से पूछ लिया। बस यही बात उनके लीडर को गुस्सा दिला देती है। वह हीरो का सिर पकड़कर उसे पानी में डुबो देता है, ताकि वह डम एक्ट करना बंद करे और सब कुछ याद कर ले। दूसरी तरफ लियोन को जरा भी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वह अपनी मैजिक स्पेल आर्मर फ्लड इस्तेमाल करता है और उन बेवकूफों को कचरे की तरह उड़ा देता है। गूंज समझ ही नहीं पाते कि एक विम्प ने इतना चैड मूव कैसे कर दिखाया। समझदारी दिखाते हुए वे वहां से भाग निकलते हैं, इससे पहले कि और पिटाई हो। लियोन अभी अपने विचार ही समेट रहा था कि उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है। एक आर्केन वॉइस इस बात से हैरान थी कि उसकी मैजिक सप्रेस्ड होने के बावजूद उसने बुलीज को कैसे उड़ा दिया। वह रहस्यमयी आवाज लायन को एक प्राइवेट जगह ले जाती है और आखिरकार एक छोटी लड़की का रूप ले लेती है। बिना चेतावनी के वह उसे गले लगा लेती है
जिससे उसके दिमाग में सवालों का तूफान उठ जाता है। वह खुद को लूना बताती है, गॉडेस की मैसेंजर। संक्षेप में वह मृत आत्माओं की गाइड थी। सच्चाई यह थी कि लियोन उसी पल मर चुका था जब उसे कैवर्न की गहराई में धकेला गया था। जिस दुनिया में वह अब जी रहा था वह उसकी पुरानी दुनिया से बिल्कुल अलग थी, और जिस शरीर में वह था वह कुराबन नाम के लड़के का था जो इसी दुनिया का निवासी था। लियोन सब कुछ पचाने के लिए एक पल लेता है और फिर पूछता है कि उसे यहाँ क्यों लाया गया। जवाब मिलने ही वाला होता है कि उनके सामने एक विशाल गेट प्रकट हो जाता है। इसे पार करने पर सच्चाई सामने आएगी। गेट के उस पार एक बंजर जमीन है और ठीक सामने खड़ा है ग्रैंडोरस। ये वही मॉन्स्टर था जो कभी डीमन लॉर्ड बेल्फार की सेवा करता था। इसे देखते ही हमारे लड़के की रूह कांप जाती है। ये कोई साधारण मॉन्स्टर नहीं था। पहले इसे हराने में उसे 3 दिन लगे थे, लेकिन लूना उसे भरोसा दिलाती है कि उसकी नई मैजिक पावर्स के साथ यह लड़ाई बच्चों का खेल होगी। तभी लियोन को डार्क एट्रीब्यूट मैजिक याद आती है जो उसे उस सीक्रेट क्वेस्ट के दौरान मिली थी। बीस्ट बेरहमी से हमला करता है। लियोन बिना झिझके डार्कनेस को छूता है। उसकी घूमती डार्क मैजिक मॉन्स्टर की मैजिक बैरियर तोड़ देती है और फिर वह डेडली डार्क क्लॉज से उसका गला दबा देता है। बस वही एक टेक्निक उस ताकतवर क्रीचर की जान लेने के लिए काफी होती है। लूना खुशी से नाच उठती है यह देखकर कि मॉन्स्टर 1 शॉट हो गया। लियोन खुद भी अपनी छिपी पोटेंशियल देखकर दंग रह जाता है। उसकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है और वह लूना से सच्चाई उगलने को कहता है। थोड़ी देर बाद सब साफ होता है। डीमन किंग बेल्फार इस दुनिया में भी आने वाला है। पहले जो गेट बना था वह डीमन किंग के प्रभाव से बना था। अगर उसे रोका नहीं गया तो मॉन्स्टर्स के साथ यह दुनिया विनाश में डूब सकती है। इसीलिए गॉडेस ने खास तौर पर उसे इस दुनिया में बैलेंस बनाए रखने के लिए चुना। आगे देखते हुए लियोन की नजर एक फड़फड़ाते झंडे पर बने क्रेस्ट पर पड़ती है। उसे याद करने में देर नहीं लगती। यह उसी बास्टर्ड का निशान था जिसने उसे मरने के लिए धकेला था। अगर यह क्रेस्ट यहाँ है तो शार्क भी इस दुनिया में आ चुका है। रिवेंज की आग उसकी मुट्ठियां कांपा देती है। लूना यह महसूस कर लेती है, लेकिन ज्यादा देर रुक नहीं पाती और गायब हो जाती है। कोई आ रहा है। आने वाली एक फीमेल स्टूडेंट है जो उससे बात करना चाहती है। उसने आसपास गेट के प्रकट होने को महसूस किया था और उसके बारे में पूछना चाहती है। लियोन के जवाब देने से पहले ही लूना टेलीपैथिकली उसे सच छुपाने और अनजान बनने को कहती है। वह वैसा ही करता है। लड़की संदेह में पड़ जाती है कि जो उसने महसूस किया वह सच में गेट था या बस एक फॉल्स अलार्म। इसके बाद वह अपना ध्यान हमारे लड़के की ओर करती है और उसे वही स्टूडेंट पहचान लेती है जो थोड़ी देर पहले गूंस के साथ उलझा था। उन डेलिंक्वेंट्स की वजह से जो परेशानी उसे झेलनी पड़ी उसके लिए वह दिल से माफी मांगती है, लेकिन हमारा लड़का उसे सीधा रहने को कहता है क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए उसे माफी मांगनी चाहिए। वैसे भी ये लड़की काफी अपराइट और वेल मैनर्ड लगती है। थोड़ी देर बाद वह चली जाती है क्योंकि जो उसने महसूस किया था वह उसे एक कंप्लीट फॉल्स अलार्म लगता है। उसके जाते ही लूना वापस प्रकट होती है और उस चार्मिंग लड़की की तारीफ करने लगती है जिसके सेंसेस इतने तेज हैं कि वह गेट की प्रेजेंस सूंघ सकती है। लूना को लगता है कि यह लड़की एक पोटेंशियल लव इंटरेस्ट हो सकती है, बिल्कुल किसी टिपिकल स्कूल नॉवल की तरह। रात उतर आती है और हमारा लड़का अपने डॉर्म रूम की ओर जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि उसके दरवाजे पर कर्सेस और इंसल्ट्स लिखे हुए हैं। इस नीच हरकत के जिम्मेदार स्टूडेंट्स कॉरिडोर में ही खड़े हैं, डरपोक हाइनास की तरह हंसते हुए। फिर भी लायन ऐसे लोगों से उलझना पसंद नहीं करता जो उससे नीचे हैं और सीधे अपने कमरे में चला जाता है। अंदर पहुंचते ही लूना भड़क उठती है गुस्से में कि उन लोगों ने इतनी लो लेवल हरकत करने की हिम्मत कैसे की। लेकिन हमारा लड़का इससे ज्यादा परेशान नहीं होता और ज्यादा जरूरी बातों पर चर्चा करना चाहता है। वह इस इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहता है। जो क्रेस्ट उसने झंडे पर देखा था वही प्रिंस शार्क का भी था। मुमकिन है कि डीमन किंग के साथ साथ शार्क भी इस दुनिया में आ गया हो। अफसोस की बात यह है कि लूना के पास इससे जुड़ी कोई ठोस जानकारी नहीं है। वह खुद भी इस दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं जानती। हालांकि वह हमारे लड़के को गाइड करने के लिए इस रियलिटी में झांकती रही है, लेकिन उसने प्रिंस को कभी नहीं देखा। इसलिए हमारे लड़के के पास अब खुद ही इस दुनिया के रहस्यों की जांच करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। अगली सुबह उगते सूरज के साथ वह एकेडमी में अपने पहले दिन के लिए तैयार होता है। बाल ठीक करके यूनिफॉर्म पहनने के बाद वह स्टूडेंट्स की भीड़ के बीच अपने डिपार्टमेंट की ओर बढ़ता है। उसकी ओर जरूरत से ज्यादा ध्यान जा रहा है। आखिर उसकी एटीट्यूड और ऑरा पूरे माहौल पर हुकूमत करते हैं। कुछ क्लासेस में वह इस दुनिया की बुनियादी बातें सीखता है। कुछ साल पहले गेट्स नाम की रहस्यमयी जगहें पूरी दुनिया में प्रकट होने लगीं। उसी समय मैजिक इस्तेमाल करने वाले लोग भी सामने आए। इस स्थिति से निपटने के लिए जिनके पास जन्मजात मैजिकल टैलेंट था वे इन गेट्स में घुसने लगे और कीमती आइटम्स व मिनरल्स हासिल करने लगे। इन्हें सीकर्स कहा गया। जैसे जैसे सीकर्स बनने वालों की संख्या बढ़ी, ऐसे इंस्टीट्यूट्स की जरूरत पड़ी जो इन टैलेंट्स को निखार सकें। इसी तरह यह पवित्र इंपीरियल एकेडमी अस्तित्व में आई। यह उन लोगों के लिए सेफ हेवन है जो सीकर्स बनना चाहते हैं। क्या तुम्हें वह लड़की याद है जो गेट के बारे में पूछने आई थी?
वही इस एकेडमी की स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है। उसका नाम इजुमिया मकोतो है। वह इस समय स्कूल फील्ड्स में अपनी बेहतरीन मैजिक टैलेंट से सबको प्रभावित कर रही और हमारा लड़का उसे क्लास की खिड़की से देखता है। क्लास के बाद कॉरिडोर में चलते हुए उसका सामना फिर उन्हीं थग्स से होता है जिनसे वह कल निपटा था। वैसे इस दुनिया में हमारे लड़के का नाम कुराबाना कून है, सबसे बदसूरत चेहरा वाला, जो इन गूंस का लीडर है। आगे बढ़कर उसे कोई एरेंड करने का हुक्म देता है, लेकिन हमारा चैड उसे एक सटीक और साधारण जवाब देकर उसकी नसों पर चढ़ जाता है। थग अपना आपा खो देता है, खासकर क्योंकि वह कल की बेइज्जती का गुस्सा निकालना चाहता है। तभी किस्मत से इजुमिया वहीं आ जाती है। जब वह उस बास्टर्ड को लीथल मैजिक स्पेल छोड़ते देखती है तो उसे रुकने की चेतावनी देती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। स्पेल निकल चुका होता है। हमारा लड़का भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठता। वह डार्क एट्रीब्यूट मैजिक का इस्तेमाल करता है और उस पत्थर को निगल जाता है जिसे बास्टर्ड ने कॉन्जर किया था। विशाल बोल्डर हवा में गायब हो जाता है। थक का मुंह खुला रह जाता है। यहाँ भी वह ऑरा फार्मिंग से नहीं रुकता। बिना किसी परवाह के वह उस चंप के पास से गुजर जाता है, काउंसिल प्रेसिडेंट को भी नजरअंदाज करते हुए। क्लासेस के बाद कुरोबाने अपने डॉर्मिटरी लौटता है, जहाँ उसे उसी स्कमबैग की तरफ से एक थ्रेट नोट मिलता है। उसमें उसे ट्रेनिंग ग्राउंड्स में मिलने का हुक्म दिया गया होता है। लूना उसे सलाह देती है कि वह इस इडियट को नजरअंदाज कर दे, लेकिन कुराबाइन उसे वही देने को तैयार है जिसकी वह मांग कर रहा है। इससे उसके रास्ते की रुकावटें भी कम होंगी। यह सुनकर लूना जोश में आ जाती है, उस मेनेस से निपटने को तैयार। रात में हमारा लड़का ट्रेनिंग ग्राउंड में उन्हीं थग से मिलता है जैसा वे चाहते थे। लीडर अपने गूंज को स्टैंड बाय पर रखता है क्योंकि वह 1-on-1 फेयर ड्यूएल चाहता है। उम्मीद के मुताबिक वह बास्टर्ड अपनी सिग्नेचर एनिमे हंसी हंसता है, सोचते हुए कि कंट्रोल उसी के हाथ में है। दूसरी ओर हमारा लड़का शांत रहता है और इस क्लाउन को बिना समय गंवाए आगे बढ़ने की चुनौती देता है। कुराबाइन की यह बेखौफी बास्टर्ड की नसों पर चढ़ जाती है। फेयर ड्यूएल की बात करने के बावजूद वह अपने शब्दों का सम्मान नहीं करता और गूंज को हमला करने का आदेश दे देता है। बेखबर गूंज बिना सोचे अपनी मौत की ओर दौड़ पड़ते हैं। यह स्लाइमी लीडर झूठे फेयर फाइट पर खुद को बहुत चालाक समझता है, लेकिन हमारा लड़का बिल्कुल परेशान नहीं होता। उसके लिए तो एक साथ 100 बास्टर्ड भी आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथ के हल्के से इशारे पर वह डार्क एट्रीब्यूट मैजिक से डिनायल मिरर नाम की टेक्निक इस्तेमाल करता है। इससे उनके हमले उन्हीं पर लौट जाते हैं। एक ही स्पेल इन सबको कंपटीशन से बाहर करने के लिए काफी होती है। गैंग लीडर का जबड़ा खुला रह जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि उसने हमारे लड़के को चिढ़ाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और हमारा लड़का पीछे से स्नीक अटैक करने वालों को माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। लीडर को अंदाजा ही नहीं कि वह किस मुसीबत में फंस चुका है। इस दुनिया में मैजिक 4 एट्रीब्यूट्स में बांटी है, विंड, वाटर, फायर और अर्थ, लेकिन हमारे लड़के की मैजिक इनमें से किसी में नहीं आती। बुली यह सोचकर मानसिक रूप से टूटने लगता है कि जो कुरुबाने कभी यूजलेस था वह इतनी अनसुनी मैजिक कैसे चला रहा है। उसे देर से समझ आता है कि उस पल कुराबानी को यूजलेस कहकर उसने खुद को और गहरे फंसा लिया। हमारा लड़का आगब्बूला हो चुका है और ऐसे स्कमबैग को बिना सबक दिए छोड़ने वाला नहीं है। गून सोचता है कि उसकी फायर मैजिक उसे बचा लेगी, लेकिन वह गलत साबित होता है। डार्क आर्ट्स की मदद से हमारा लड़का उसे ठंडा कर देता है। कुरोबाने सिर्फ उसे बेहोश नहीं करता बल्कि उसका सारा माना भी इक्सी कर लेता है। यह एक यूनिक एबिलिटी है जो सिर्फ डार्क एट्रीब्यूट मैजिक वील्डर्स के पास होती है। करबेन को उम्मीद है कि यह सबक उसे समझा देगा कि अपनी औकात से ज्यादा मुंह नहीं खोलना चाहिए। तभी अचानक पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। अर्जेंट सायरन्स बजने लगती हैं और इवैक्यूएशन का आदेश दिया जाता है। एकेडमी ग्राउंड्स के भीतर एक गेट प्रकट हो चुका है और थ्रेट लेवल कैटेगरी रेड घोषित किया जाता है, जो सबसे खतरनाक स्तर माना जाता है। डॉर्मेटोरी बिल्डिंग में स्टूडेंट्स भगदड़ में हैं। काउंसिल प्रेसिडेंट वहां मौजूद है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई छात्र पीछे न छूटे। एक सीनियर भी हेडेम के आदेश पर इसूमिया को वहां से जाने के लिए कहता है। उसे भी रेड कैटेगरी थ्रेट से लड़ने की अनुमति नहीं है। अगर गेट से जूझने में कोई कैजुअलिटी होती है तो जिम्मेदारी एकेडमी पर आएगी, लेकिन लड़की के अपने कारण है। पहले जब कैटेगरी रेड गेट खुला था तो पास के इलाकों को भारी नुकसान हुआ था और वह इतिहास को दोहराने नहीं देना चाहती। ऊपर से यह एकेडमी इसीलिए बनी है कि ऐसे गेट से लड़ने वाला टैलेंट तैयार किया जाए। यही वजह है कि वह खुद उस गेट का सामना करने का इरादा रखती है। इस बीच मॉन्स्टर्स गेट से बाहर निकलने लगते हैं और स्टूडेंट्स डर के मारे भाग रहे हैं। एक छात्र अर्थ मैजिक से बीस्ट को डराने की कोशिश करता है, लेकिन क्रीचर पत्थर को दांतों से चबाकर उस पर झपटता है। किस्मत से स्कूल की गॉडेस वहां पहुंच जाती है और कई बीस्ट्स को एक साथ ढेर कर देती है। उस छात्र को बचा लेती है। वह उसे आदेश देती है कि वह बाकी स्टूडेंट्स की मदद ले और दूर सुरक्षित जगह पर इवैक्यूएट करे। लड़की को डर है कि अगर इस गेट को तुरंत नहीं रोका गया तो बीस्ट्स शहर में घुस सकते हैं, जिससे बेवजह की तबाही और पैनिक फैल जाएगा। कोई और रास्ता न देखकर वह खुद गेट बॉस को चुनौती देने के लिए तैयार हो जाती है। इसी दौरान हमारा लड़का और
और उसकी लॉली लूना देखते हैं कि कैंपस की गॉडेस गेट के अंदर प्रवेश करती है। आगे बढ़ने से पहले लड़का पूछता है कि गेट बंद कैसे किया जा सकता है। लूना का जवाब काफी प्रिडिक्टेबल है। गेट को नियंत्रित करने वाले मॉन्स्टर को हराना होगा, जिसे बॉस भी कहा जा सकता है। यही सोचकर वे बिना समय गंवाए सीधे अंदर जाने का फैसला करते हैं। हालांकि लूना हिचकती है क्योंकि डार्क मैजिक जबरदस्त तो है, लेकिन वह बहुत सारा माना खा जाती है। लेकिन हमारा लड़का शहर को बर्बाद होते देखने को तैयार नहीं है। उसे अपनी पूरी क्षमता से एक्ट करना होगा और थ्रेट को न्यूट्रलाइज करना होगा। लूना को उसके स्वभाव पर गर्व महसूस होता है। बिना और देर किए वे बॉस मॉन्स्टर की ओर बढ़ते हैं। गेट के अंदर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट पहले ही कई लो लेवल मॉब बीस्ट्स को गिरा चुकी होती है। इतना ही उसकी स्ट्रेंथ और माना खत्म करने के लिए काफी होता है। उसे कड़वे तरीके से एहसास होता है कि रेड गेट कैटेगरी से उलझना उसकी बड़ी गलती थी। हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब उसके पीछे एक विशाल सर्पेंट लाइक ड्रैगन प्रकट होता है, उसे निगलने के लिए तैयार। किस्मत से कर्बेन वक्त पर पहुंच जाता है। कैंपस की गॉडेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के लिए वह उस बास्टर्ड को डार्क एट्रीब्यूट से सजा देता है। मॉन्स्टर के गिरते ही धुएं और धुंध के बीच इजुमिया की नजर अपने सेवियर पर टिक जाती है। वह अपने एकेडमी मेट को एक ही वार में क्रीचर को खत्म करते देख स्टार रख हो जाती है। वह उसका धन्यवाद करती है और लूना खुश होती है कि वे समय पर पहुंच गए। कुरबाने राहत महसूस करता है कि वह सेफ है, लेकिन उसके दिमाग में सबसे ज्यादा वही मैजिक घूम रही होती है जो उसने अभी इस्तेमाल की थी। वह सोचने लगती है कि आखिर वह लड़का है कौन, लेकिन हमारा नॉनशलांट किंग उसे याद दिलाता है कि पहले गेट बंद करना जरूरी है, क्योंकि वह इसी मिशन के लिए यहाँ आई थी। इजुमिया को अपना असली मकसद याद आता है और वह सहमत हो जाती है। फिर भी उसके मन में कुरबानी रेन को ऑर्डिनरी स्टूडेंट मानना मुश्किल है। आखिर एकेडमी की मॉक बैटल्स में वह डेड लास्ट रहा था, यानी सबसे खराब ग्रेड्स, और अब वह प्राइम माइक टाइसन की तरह मूव कर रहा है, खासकर उस अजीब मैजिक टाइप के साथ। दोनों आगे बढ़ते हैं गेट क्लियर करने और बॉस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए। रास्ते में मॉन्स्टर्स का झुंड सामने आता है। इजुमिया aqua प्रिजन स्पेल चलाती है, उन्हें नीले वॉर्टेक्स में कैद कर देती है, घूमती हुई पानी की फ्लोटिंग स्फीयर में। लूना भी मानती है कि यह स्टूडेंट प्रेसिडेंट अपनी कैलिबर के हिसाब से काफी स्ट्रांग है, जो हमारे लड़के को पसंद आता है। इंपीरियल एकेडमी की टॉप इवेल्युएटेड कैंडिडेट होने के मुताबिक तभी जमीन फटती है और स्कल्प्टेड बॉडी वाला एक टाइटैनिक गोलम उन्हें कुचलने आता है। हमारा लड़का वार से बचता है और डार्क एट्रीब्यूट मैजिक से पलटवार करता है। कुराबानी इस बार ब्लाइंड एज कास्ट करता है, एक शक्तिशाली बीम स्ट्राइक जो गोलम को एक ही ब्लास्ट में मिटा देता है। इजुमिया हैरान रह जाती है। मॉन्स्टर को टुकड़ों में बिखरते देख उसे एहसास होता है कि यह आदमी किसी लेजेंड की तरह लड़ रहा है। बात सिर्फ यूनिक मैजिक की नहीं है, बल्कि हर स्पेल का परफेक्ट कास्टिंग स्पीड और इफेक्टिव यूजेज है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी अनुभवी मेज को देख रही हो, जिसने दशकों तक बैटलफील्ड देखा हो। इसके बाद दोनों बॉस लेयर की ओर बढ़ते हैं। कुरबानी स्टूडेंट प्रेसिडेंट को तैयार रहने को कहता है और दोनों गेट मास्टर के रूम में कदम रखते हैं। सामने एक सिक एस ड्रैगन खड़ा है, रेड नूडल जैसा शानदार डिजाइन के साथ। यह लावा ड्रैगन है, कोई साधारण थ्रेट नहीं। इजुमिया बताती है कि यह बुक्स में दर्ज एक बेहद शक्तिशाली मॉन्स्टर है। कुरबाने भी उसे सावधान करता है कि यह लॉन्ग रेंज फायर और टेल अटैक से रैम्पेज करेगा। बीस्ट मैजिक से फायर ब्लास्ट तैयार करता है और पोकेमॉन रेक्वाजा जैसी हाइपर बीम छोड़ता है। इजुमिया चौंक जाती है और मुश्किल से उसके वजन से कुचले जाने से बच पाती है। यह सब कुरबाने की वार्निंग्स की वजह से संभव हो पाता है। जवाबी हमला करते हुए इजुमिया एक विशाल आइसिकल लांस छोड़ती है, लेकिन ड्रैगन उसे बिना खरोंच सहे चकनाचूर कर देता है। यह उसके लिए बड़ा शौक है, क्योंकि आइसिकल लांस फायर एट्रीब्यूट क्रीचर्स के खिलाफ अल्ट्रा इफेक्टिव मानी जाती है। लेकिन लावा ड्रैगन की भयंकर हीट उसे पहुंचने से पहले ही पिघला देती है। फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। कुरबानी डेडली क्लॉ स्पेल छोड़ता है, जमीन से डार्क मैजिक के पंजे निकलते हैं और हर दिशा से ड्रैगन पर वार करते हैं। इसी पल लावा ड्रैगन अपने पंखों का इस्तेमाल कर भाग निकलता है, इम्पेल होने के बजाय एस्केप करना चुनता है। लूना इसे कावर्डली चीटिंग कहती है, लेकिन उड़ सकने वाले मॉन्स्टर के लिए यह वैलिड स्ट्रैटेजी है। इजुमिया हालात के इस मोड़ के लिए तैयार नहीं थी और अगली स्ट्रैटेजी पूछती है। कुरबानी उसे आइस के अलावा दूसरी मैजिक इस्तेमाल करने को कहता है। वह भरोसा दिलाती है कि उसके पास और मैजिक टाइप्स हैं। कुरबान उसे क्रिएचर को स्लो करने के लिए वैसी मैजिक इस्तेमाल करने को कहता है। इजुमिया उसकी योजना पर भरोसा करती है। वह तुरंत विंड मैजिक में टैप करती है, हरे स्टॉर्म को कास्ट करती है और फिर एक सटीक एरियल ब्लास्ट छोड़ती है। यह अटैक फ्लाइंग मॉन्स्टर पर बेहद असरदार साबित होती है। लावा ड्रैगन हवा के दबाव को झेल नहीं पाता और एक जगह रुक जाता है। लूना हमारे लड़के को संकेत देती है। कुरबानी अपनी स्पेशल डार्क मैजिक फिर से इस्तेमाल करता है। वॉइड बटरफ्लाइज उसे घेर लेती हैं और अबिस रूलर एबिलिटी से
वह उन्हें बॉस मॉन्स्टर की ओर भेज देता है। उंगली चटकाते ही बटरफ्लाइज डेटोनेशन ट्रैप्स की तरह एक साथ फटती हैं। यह चेन रिएक्शन इतना विनाशकारी होता है कि बीस्ट पूरी ताकत से अनाइलेट हो जाता है। कुराबाने क्रीचर को पूरी तरह तबाह होते देखता है। अंत में लावा ड्रैगन जमीन पर पड़ा सड़ रहा होता है, पंख फटे हुए, चमड़ी जली हुई और पूरी तरह डिफीटेड। लूना अपने मास्टर को, गेट रूलर को हराने की उपलब्धि पर बधाई देती है। इज़ुमिया स्टन्ड है, उसके दिमाग में ढेरों सवाल हैं, लेकिन फिलहाल वह इस एपिक बैटल के अंत का जश्न मनाती है। कुराबाइन भी यही सोचता है और दोनों रेड गेट बंद करके सुरक्षित बाहर लौट आते हैं। बाहर के क्रीचर्स पहले ही स्टूडेंट प्रेसिडेंट द्वारा खत्म किए जा चुके होते हैं, इसलिए कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। तभी कोई बेहद गुस्से में इज़ुमिया को पुकारता है। यह सेक्रेड इंपीरियल एकेडमी का हेडमास्टर शिदू अत्सुशी है। वह जवाब चाहता है कि उसने आदेश तोड़कर गेट के अंदर जाने की हिम्मत क्यों की। हमारा लड़का लूना से उसके बारे में पूछता है। शिदू अत्सुशी एकेडमी का फ्लॉन्टिंग हेडमास्टर है, मेजर्स को इकट्ठा और ट्रेन करने वाली इंस्टीट्यूशन का मालिक, और उसी वजह से बेहिसाब दौलत कमा चुका है। यह सुनकर कुराबाने सोच में पड़ जाता है। अगर यह सच में एकेडमी का हेडमास्टर है तो प्रिंस शार्क से इसका कोई न कोई कनेक्शन जरूर होगा। हालांकि अभी इस बारे में अंदाजा लगाना बहुत जल्दी है। इज़ुमिया तुरंत हेडमास्टर से माफी मांगती है, कहती है कि वह लोगों को खतरे में नहीं देख सकती थी, लेकिन जिद्दी हेडमास्टर उसे बीच में ही रोक देता है और उसके सेंस ऑफ जस्टिस पर तंज कसते हुए उसे नीचा दिखाता है, जैसे वह बस अपनी ताकत दिखाने के लिए ऐसा कर रही हो। वह उससे बड़ा सा व्हाट इफ सवाल करता है, पूछता है कि अगर हालात बिगड़ जाते तो क्या होता। उसकी तरफ से हमारे लड़के की मदद करते हुए वह विनम्रता से कहता है कि हेडमास्टर कम से कम स्टूडेंट प्रेसिडेंट के साहसी काम के लिए कुछ एनकरेजिंग वर्ड्स तो बोल सकता था। शिदू पूछता है कि यह नया बच्चा कौन है और याद दिलाता है कि उसे उनकी बातचीत में दखल देने का कोई हक नहीं, लेकिन स्टूडेंट प्रेसिडेंट हमारे लड़के का बचाव करती है, जोर देकर कहती है कि यही आउटसाइडर हाईएस्ट डिफिकल्टी गेट बंद करने की वजह बना। यह सुनकर शिदू की आंखों में दिलचस्पी चमकती है, फिर वह जोर से हंस पड़ता है, जैसे ही उसे याद आता है कि कुर्बान रेन उसकी एकेडमी का सबसे लोएस्ट रैंक्ड बफून है। इस बेतुकी बात पर यकीन न करते हुए वह मुड़कर जाने लगता है। तभी इज़ुमिया उसका ध्यान खींचती है। शिदू कहता है कि एकेडमी का सबसे घटिया स्टूडेंट हाईएस्ट डिफिकल्टी कैटेगरी गेट बंद नहीं कर सकता। वह इसे अपने स्टूडेंट्स की बनाई हुई एक रिडिकुलस ब्लफ मान लेता है। यह कहकर वह अपने एस्कॉर्ट के साथ चला जाता है और हमारा लड़का सोच में डूबा रह जाता है। कुरोबाई समझ जाता है कि शार्क का इससे जुड़ाव हो या न हो, उसे हेडियम की पहचान और गहराई से जांचनी होगी। डॉर्म्स लौटकर वह आखिरकार राहत की सांस लेता है। लूना हेडियम के घमंडी व्यवहार पर रैंट कर रही होती है, लेकिन यह बस इस बात का सबूत है कि कुरोबेन रेन की जिंदगी इस स्कूल में कितनी खराब रही होगी। गॉडेस की मैसेंजर को इज़ुमिया काफी इंप्रेसिव लगती है। तभी वह हमारे लड़के को कुछ पढ़ते देखती है। कुरोबाने असल में कुरोबाने की डायरी के नोट्स देख रहा होता है, हेडमास्टर के बारे में कोई कॉन्टेक्स्ट क्लू ढूंढने के लिए। यह प्राइवेसी इन्वेजन है, लेकिन जरूरी है। जिस दिन लेओन ने कुरोबाने के शरीर में प्रवेश किया था, उसे एहसास हो गया था कि यह बच्चा जिंदगी से हार मान चुका था। अब जर्नल पढ़ना शुरू होता है। बुलिंग झेल चुका वह लड़का टूट चुका था। वह सीकर बनना चाहता था, सिर्फ अपनी बेबी सिस्टर के मेडिकल फीस के लिए पैसे जुटाने को, लेकिन उसे यह समझ आ गया कि उसमें मैजिक की कोई टैलेंट नहीं है। यही कमी उसकी जिंदगी की पहचान बन गई। लोग उसे कुत्ते की तरह ट्रीट करते थे, नोट्स छोड़कर डराते थे, क्लास के दौरान और बाद में। उसे इतनी बेरहमी से पीटा गया कि एंथनी जोशुआ द्वारा जेक पॉल को नॉकआउट करने से भी ज्यादा बुरा हाल था। हर दिन लिटरल हेल बन चुका था और वह इस टॉर्चर से निकल नहीं पा रहा था। उसकी आखिरी लिखी पंक्तियां उसकी फ्रस्ट्रेशन बयां करती हैं। वह रो पड़ा था, उसके आंसू उस नोट में जमे हुए थे। यह सब पढ़कर लूना समझ जाती है कि कुराबानेत अंदर से बुरी तरह हिल चुका है। वह चांद की तरफ देखता है और ऐलान करता है कि उस जिंदगी के लिए जस्टिस करेगा जो इस बेचारे लड़के ने झेली। उधर अपने ऑफिस में शीदू हमारे लड़के की फाइल पढ़ रहा होता है और लोएस्ट इवैल्यूएशन देखकर उसे नीचा दिखाना आसान पाता है। हेडमास्टर को यह अजीब तरह से इम्प्रेसिव लगता है कि यह फेलियर समझ नहीं पा रहा कि उसे कितनी आसानी से एकेडमी से निकाल दिया जा सकता है। अगले सीन में स्नो बनी का शावर सीक्वेंस आता है। वह हमारे लड़के के बारे में सोच रही होती है। कुरोबेन सपोज टू बी लोएस्ट रैंक्ड स्टूडेंट है, फिर भी सब कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाल की चेंजेस कुछ और ही कहानी सुना रही हैं और उसे अपनी इस फीलिंग पर उतना ही भरोसा है जितना अपने बोडोनार्डन्स की राउंडनेस पर। अगले दिन हमारे लड़के को वाइस प्रेसिडेंट नारुसे शुया एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन के लिए बुलाता है। यह नर्ड उसे 1-on-1 ले जाता है और कल प्रेसिडेंट व इज़ुमिया के साथ जो हुआ उसे याद दिलाता है। वाइस प्रेसिडेंट हमारे लड़के की इंटेंशंस पर सवाल उठाता है, जानना चाहता है कि क्या वह गेट के अंदर ज्यादा लूट पाने में दिलचस्पी रखता
था। उसे आयुमिया से पता है कि उसने मदद की, लेकिन वह इसे उसे बचाने की बनाई गई कहानी मानता है। नारुसे उसे हीरो बनने की कोशिश करने और स्टूडेंट प्रेसिडेंट के लिए परेशानी खड़ी करने पर फटकारता है। लूना भी इस फोर आइज पर भड़क जाती है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ यापोलॉजी से ग्रेजुएट लगता है। कुरोबाने साफ करता है कि उसने गेट बंद करने में मदद की थी। नारुसे हंसता है, याद दिलाता है कि वह कभी एक मॉक बैटल भी नहीं जीत पाया। उसके लिए यह सब झूठ के अलावा कुछ नहीं है और वह एक शब्द पर भी भरोसा नहीं करता। तभी आयुमिया वहां आ जाती है। वह असल में हमारे लड़के से बात करने के लिए ही उसे ढूंढ रही थी। अब जब वह आ चुकी होती है, नारुसे बातचीत खत्म कर देता है और आदेश देता है कि अगली बार स्टूडेंट काउंसिल को ही सब संभालने दिया जाए। इजुमिया को वह उसी दोपहर डिस्कशन के लिए बुलाता है। उसे जाते देख इयुमिया पूछती है कि क्या फोर आइज ने फिर से हमारे लड़के से कुछ उल्टा सीधा कहा, लेकिन कुरोबाइन बिल्कुल चिल रहता है। उस आदमी को एक फ्लाइंग भी न देते हुए बस पूछता है कि वह उसे क्यों ढूंढ रही थी। पता चलता है कि एकेडमी का हेडमास्टर अब उससे बात करना चाहता है। कुरोबाने सीधे शिदू के ऑफिस में जाता है, जहां वह उनकी तरफ देखे बिना पोज बनाए बैठा होता है। बिना किसी भूमिका के हेडमास्टर कुरोबानी को एकेडमी छोड़ने का आदेश देता है। यह अचानक और चौंकाने वाला हुक्म इजुमिया को उछलने पर मजबूर कर देता है और वह वजह पूछती है। शिदू कहता है कि बात सीधी है, लड़के के मैजिक स्कोर सबसे कम है और उसने आने के बाद से एक भी बैटल नहीं जीती। इसका मतलब है कि उसमें कोई टैलेंट नहीं है और बिना टैलेंट वाले मेजर्स एकेडमी में रहने के लायक नहीं होते। रिपोर्ट कार्ड उठाते हुए हमारा लड़का शांति से कहता है कि उसे बस अपनी स्ट्रेंथ साबित करनी है। आने वाले महीने में मॉक बैटल्स हैं और वह शर्त रखता है कि अगर वह हर एक जीत ले तो हीएडीएम सहयोग करेगा। यह ऑफर शिदू को अपमानजनक और हास्यास्पद लगती है, लेकिन स्केड्यूल देखने पर उसे पता चलता है कि नारुसे की फाइट कुराबानी के साथ तय है। यह पेयरिंग सीधी मौत का फरमान है, क्योंकि नारुसे आयुमिया के बाद दूसरा टॉप टैलेंट है। फिर भी हेडमास्टर इस शर्त को मान लेता है और हमारे लड़के को गहरी संतुष्टि मिलती है। कुराबाइन इस आदमी के चेहरे से स्मग एरोगेंस मिटाने के लिए बेताब है। उसी रात डॉर्म्स में वह लूना के साथ स्केड्यूल रिव्यू करता है। एडमिन ऑफिस से निकलते समय स्टूडेंट प्रेसिडेंट ने उसे रोक लिया था। उससे अपने शब्द वापस लेने की गुहार लगाई थी। असल में एकेडमी कभी पूर ग्रेड्स पर किसी को एक्सपेल नहीं करती। समस्या यह है कि हेडमास्टर को इस लड़के से पर्सनल नफरत है। मॉक बैटल्स हारने पर एक्सपल्शन तय हो जाएगा। स्किल्स जानने के बावजूद इजुमिया को लगता है कि नारुसे को चुनौती देना बहुत खतरनाक है। उस पल कुरोबानी बस उसे देखता है और चिंता करने के लिए धन्यवाद देता है। वह इस शर्त से जरा भी परेशान नहीं है। वह पहले ही फैसला कर चुका है अपने हेटर्स को गलत साबित करने के लिए। लूना सोचती है कि एकेडमी छोड़ देना भी ठीक होगा, लेकिन हमारा लड़का मानता है कि एकेडमी में रहना बेहतर है ताकि प्रिंस शार्क की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। आखिर उसे हेडमास्टर और प्रिंस के बीच किसी कनेक्शन का शक है। वह एक वाइल्ड थ्योरी भी रखता है कि शायद प्रिंस शार्क हेडमास्टर के बॉडी को स्पिरिचुअली पोजेस कर रहा हो। लूना तुरंत इस थ्योरी को खारिज कर देती है, बताती है कि उसे अदर वर्ल्ड बीइंग्स को सेंस करने की एबिलिटी है, इसलिए वह पहचान लेती। यह ऑप्शन बंद होने पर कुरोबाइन की स्ट्रैटेजी साफ है, आने वाले गेट्स बंद करना और साथ ही अपने दो टारगेट्स डीमन किंग बेल्फार और प्रिंस शार्क का पीछा करना। अजीब तरह से छोटी मैसेंजर उसके शब्दों पर पाउट करती है और वह पूछता है कि क्या हुआ। वह बस सोच रही थी कि महान विजर्ड कुराबानी पर कितना भारी बर्डन है, भले ही यह गॉडेस का आदेश हो। इसके बावजूद कुराबानी इस मौके के लिए आभारी है। वह वॉइड डायमेंशन में पहले ही मर चुका था। यह शार्क से बदला लेने का मौका है जिसने उसकी मौत करवाई, और बेल्फार से भी, जो इस दुनिया को खतरे में डालता है। अंत में वह गॉडेस के आदेश से खुश है। कुराबाने उसे भरोसा दिलाता है कि उसे उदास होने की जरूरत नहीं। उसके शब्द उसका चेहरा रोशन कर देते हैं और वह सच में खुश होती है कि इतने अद्भुत इंसान को यह ड्यूटी मिली। बातचीत खत्म होने पर कुराबानी मॉक बैटल से पहले थोड़ा आराम करना चाहता है। छोटी लड़की उत्साह से चिल्लाती है, घोषणा करती है कि वह सबको दिखाएगा कि बॉस कौन है। अंदर ही अंदर वह भी दिल से चाहती है कि कुरुबाने की सारी इच्छाएं पूरी हों। अगला दिन आता है और बैटल ग्राउंड्स में कंटेस्टेंट्स जमा हो जाते हैं। ब्रो का पहला ओपोनेंट एक और क्लाउन है जो एकेडमी के वर्स्ट स्टूडेंट से लड़ने में ही खुश है। स्टैंड्स में बैठे दर्शक दूसरे लड़के को चीयर कर रहे हैं और कुरुबाने पर तरस खा रहे हैं, लेकिन फाइट शुरू होते ही हमारा लड़का सारी चैटर को इग्नोर कर देता है। कुरोबाइन का ओपोनेंट डेयरिंग विंड स्ट्राइक से शुरुआत करता है, हरे रंग की बीम फेंकता है। अटैक लगते ही हमारा लड़का गायब हो जाता है, जैसे इम्पैक्ट पर इवेपोरेट हो गया हो। क्लाउन समझता है कि वह इतना पावरफुल है कि सामने वाला एक बार भी नहीं झेल पाया। तभी कुराबानी भूत की तरह उसके ठीक पीछे प्रकट होता है। अर्थ स्पेल तैयार करके कुराबाने रॉक ब्लास्ट से पत्थर उसके शरीर पर बरसा देता है। स्पेल के अंत तक ब्रो यामचा पोज में पड़ा होता है और हमारे लड़के को फर्स्ट मैच का विजेता घोषित कर दिया जाता है। यह ओवरवेलमिंग विक्ट्री स्पेक्टेटर्स को
स्टन कर देती है। सब गॉसिप करने लगते हैं कि एकेडमी का वर्स्ट स्टूडेंट उससे कहीं बेहतर किसी को कैसे हरा गया। इजुमेया प्राउड गर्लफ्रेंड जैसी लगती है, जबकि नारुसे पिस्ट हेटर की तरह देख रहा होता है। लूना बताती है कि इन एमेचर्स को हराने के लिए उसे डार्क एट्रीब्यूट मैजिक की जरूरत भी नहीं है। यही तो अदर डायमेंशन के विजर्ड की खासियत है। लूना थ्रिल्ड है कि वह इन वीकलिंग्स के खिलाफ सिटी वाइड फेट चला रहा है। स्लॉटर जारी रहता है। कुराबानी एक के बाद एक लड़कों को उन्हीं स्पेल्स से गिराता है। कुछ तो सीधे सरेंडर कर देते हैं। उसकी जीतों की स्प्री हेडमास्टर को ऑलमोस्ट हार्ट अटैक दे देती है। ब्रो समझ नहीं पा रहा कि एकेडमी का डम्बेस्ट किड विनिंग स्ट्रीक पर कैसे है। एक पल को उसे लगता है कि शायद इस लड़के ने सच में रेड गेट बंद किया था, लेकिन फिर वह खुद को गैस लाइट कर लेता है और उस सोच को नकार देता है। नारुसे उसके डोर पर नॉक करता है। हेडमास्टर उसे पर्सनल मीटिंग के लिए बुलाता है। शिदू समझाता है कि मॉक बैटल्स में नारुसे का सामना अंडरडॉग से होगा। वह वाइस स्टूडेंट प्रेसिडेंट को आदेश देता है कि वह अपनी एब्सोल्यूट टॉप स्ट्रेंथ इस्तेमाल करे और एक सेकंड के लिए भी केयरलेस न हो। दिलचस्प बात यह है कि नारुसे के पास पहले से प्लान है। कुरोबाइन की सारी फाइट्स देखने पर उसने सिर्फ अर्थ मैजिक ही इस्तेमाल होते देखा है। नारुसे दावा करता है कि स्किल के मामले में वह उससे कहीं ऊपर है, जो हेडमास्टर को बहुत पसंद आता है। कंफर्मेशन पाकर ब्रो खुश हो जाता है और मीटिंग खत्म कर देता है। बाहर निकलते समय नारुसे अपने ख्यालों में डूब जाता है। उसे लगता है कि हेडमास्टर कुछ ज्यादा ही कॉशियस है, जैसे आने वाले ओपोनेंट में कुछ वाकई खतरनाक हो। फिर भी उसका ईगो इतना बड़ा है कि उसे हारने की कोई संभावना नहीं दिखती। सीन वापस हमारे लड़के की जीतों पर लौटता है। इस पॉइंट तक सब उसे ग्लेज कर रहे हैं। हैटर्स को फैंस में बदलने की डेफिनेशन यही है। लोग सोच रहे हैं कि इसमें अचानक क्या बदल गया। कुराबानी जानता है कि वह अच्छा कर रहा है। इजुमिया उसे पानी देती है और याद दिलाती है कि टोटल फ्रीडम पाने से पहले बस एक फाइनल पुश बाकी है। वहीं फोर आइज पास खड़ा उनकी बात सुन रहा होता है। आखिर अनाउंसर इवेंट के मेन डिश का ऐलान करता है। कुराबान और वाइस प्रेसिडेंट नारुसे के बीच मॉक बैटल। दोनों फाइटर्स आमने सामने आते हैं। टॉक शुरू होती है। नारुसे सलाह देता है कि हाल की जीतों के बाद ज्यादा कॉकी न हो। हमारा लड़का कूल रहते हुए जवाब देता है कि उसे बस जीत से मतलब है। नारुसे सोचता है कि वह एसेन एनर्जी पर है और हार नहीं सकता, क्योंकि उसने सब कुछ देख लिया है। लेकिन हमारा लड़का अपनी जीत को भविष्य की तरह सेट इन स्टोन बता देता है। फोर आइज हिम्मत जुटाकर कसम खाता है कि वह इस फैसले पर उसे पछताने पर मजबूर कर देगा। माहौल टेंस हो जाता है और फाइनल फाइट शुरू होते ही सबकी निगाहें मैदान पर टिक जाती हैं। फोर आइज की कॉन्फिडेंस उसके ही दिमाग में छेद कर रही होती है, क्योंकि बॉटम रैंकर का सबको धो देना उसके लिए माइंड बॉगलिंग है। वह सोचने लगता है कि कहीं कुराबान ने शुरू से ही अपनी असली ताकत छुपाकर विनिंग स्ट्रीक जमा करने की प्लानिंग तो नहीं की। ओपोनेंट ने जो भी 4000 IQ स्ट्रैटेजी पकाई हो, नारुसे उसे कुचल देने पर तुला हुआ है। वह शुरुआत करता है हाई रैंकिंग विंड मैजिक के एक्टिवेशन से। बो एंड एरो को कास्ट करते हुए लाइटनिंग शॉट स्पेल तैयार करता है। बो छोड़ते ही 3 थंडरस एरोज तूफान की तरह निकलते हैं, सीधे कुरोबाने की दिशा में ब्लिट्स करते हुए। सही प्रतिक्रिया देते हुए हमारा लड़का अपना हाथ जमीन पर रखता है और एक विशाल क्ले वॉल समन करता है, परफेक्ट डिफेंस के लिए। उस दीवार का शेयर साइज उसके ओपोनेंट को चौंका देता है, क्योंकि उसका हाई रैंकिंग स्पेल भी दीवार से टकराकर उछल जाता है और कोई डैमेज नहीं करता। दीवार पिघल जाती है और उसी के साथ नारुसे का कॉन्फिडेंस भी, जो समझ ही नहीं पाता कि पहले कास्ट करने के बावजूद वह हिट क्यों नहीं कर सका। ऑडियंस अब पूरी तरह हिल चुकी है। स्टंड की कुराबाइन वाइस प्रेसिडेंट को काउंटर कर पा रहा है। एम्बैरेस्ड नारुसे खुद को संभालने की कोशिश करता है, यह याद दिलाते हुए कि उसका ओपोनेंट अर्थ मैजिक के अलावा कुछ नहीं चला सकता। यही सोचकर वह हाथ उठाता है और अपनी अर्थ मैजिक एक्टिवेट करता है। नारुसे जायंट स्टोन्स लेविटेट करता है, उन्हें ओपोनेंट के ऊपर जमा करता है और फिर मीटियोर शावर की तरह बरसा देता है, या यूं कहें रॉक शावर। कर्बेन देखता है और विंड मैजिक से काउंटर करने की तैयारी करता है। वह लॉक करता है और एरियल ब्लास्ट से पूरे रॉकी स्टॉर्म को अनाइलेट कर देता है। यह काउंटर अटैक नारुसे के लिए एक और परफेक्ट जवाब और बहुत बड़ा शॉक बन जाता है। फोर आइज डर से कांप उठता है, यह समझकर कि हमारा लड़का विंड मैजिक भी इस्तेमाल कर सकता है। ऑडियंस एक्सटैटिक हो जाती है, अंडरडॉग की परफॉर्मेंस पर चीयर करती हुई। कुछ लोग सवाल करने लगते हैं कि इस किड के पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स कैसे हैं। वजह सिंपल है। इजुमिया समझती है कि मल्टीपल एट्रीब्यूट कास्टिंग विजर्ड्स रेयर होते हैं, क्योंकि एक एट्रीब्यूट को होन करने में ही बहुत वक्त लगता है, और अगर कोई कर भी ले तो एक में प्रोफिशिएंसी दूसरी से कम होती है। लेकिन कुराबानी एक मशीन है। ब्रो लिटरली परफेक्ट कास्टिंग के साथ ड्यूअल एलिमेंट्स चला रहा है। नारुसे फ्रस्ट्रेशन में चिल्ला उठता है, उसने दूसरे एलिमेंट के यूजेज का हिसाब ही नहीं लगाया था। कुराबाइन अब फेड अप हो चुका है और सीधे पूछता है कि यह स्कमबैग लोगों को नीचा क्यों समझता है। यह सवाल नारुसे को समझ नहीं आता। हमारा लड़का बोल पड़ता है, बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट जल्दी असम्पशंस बना लेता है, उसमें बेहिसाब एरोगेंस और रेकलेसनेस है। उसकी बस एक ही अच्छी बात है, मैजिकल प्रोवेस, लेकिन पर्सनैलिटी गीले टिश्यू पेपर से भी खराब है। यह हम्बल
रियलिटी चेक वाइस प्रेसिडेंट को स्टंट कर देता है, लेकिन वह इसे उल्टा लेता है और समझता है कि हमारा लड़का जानबूझकर ट्रैश टॉक कर रहा है। वह भाषण देने लगता है कि वह सिर्फ स्ट्रॉन्ग को एक्नॉलेज करता है और इस कैटेगरी में सिर्फ वही फिट बैठती है। उसने पूरी कोशिश की है कि उसके बराबर खड़ा हो सके। इसी वजह से उसमें इतनी एरोगेंस है कि वह वीकेस्ट स्टूडेंट को अपने लायक नहीं समझता। गुस्से में नारुसे एक स्पेशल वाटर स्पेल कास्ट करता है, एक और हाई रैंक एट्रीब्यूट मैजिक। ऑडियंस जानती है कि यह उसका बेस्ट एट्रीब्यूट है और इसे ओपोनेंट के अंत की घोषणा मान लेती है। नारुसे वाटर स्पेल छोड़ता है, कुराबानी की टांग को जकड़ लेता है, फिर एक वायलेंट ब्लू स्टॉर्म उसके शरीर को घेर लेता है। यह माइटी स्पेल कोसाइटिस कहलाती है, नारुसे का फाइनल ट्रम्प कार्ड। यह इतनी पावरफुल है कि विंड मैजिक भी इसे नहीं संभाल सकती, अर्थ मैजिक भी नहीं। वाइस प्रेसिडेंट अपनी जीत मान लेता है। कुराबान को आइस में सील्ड देख जैसे वह एवेटार का एंग हो। फर्क बस इतना है कि फायर नेशन भीतर से हमला कर देती है। फोर आइज फिर से हक्का बक्का रह जाता है। आइसिकल केज में दरारें पड़ने लगती हैं और नारुसे की जीत की सारी उम्मीदें भी आइस सीरिंग फ्लेम्स से टूट जाती है। वीकेस्ट स्टूडेंट से तीसरे एट्रीब्यूट का खुलासा, लेकिन यहीं खत्म नहीं। कुराबानी साबित करता है कि वह और टाइप्स भी कास्ट कर सकता है। वह आइस इकट्ठा कर एक विशाल बोल्डर बनाता है, फिर अपनी ताकत से उसे कुचल देता है। फ्रैगमेंट्स अरीना में चारों तरफ बिखर जाते हैं और जमीन पर नारुसे के आसपास गिरते हैं। वाइड रेंज अटैक उसे कम डैमेज देता है क्योंकि ज्यादातर टुकड़े उसे छूकर निकल जाते हैं। आइस स्टॉर्म के अंत तक वाइस प्रेसिडेंट घुटनों पर आ जाता है, बिल्कुल गुड बॉय की तरह, बिना किसी डिफेंस के। कॉर्बेन अपने विक्टिम पर टावरिंग रहता है और क्लाउन को भविष्य के लिए एक ही सलाह देता है। वह नारुसे से कहता है कि स्ट्रेंथ पाने का एकमात्र रास्ता है आगे देखना, लेकिन ऐसा करने पर भी वह अपनी लिमिट से आगे नहीं जा पाता। सीधे शब्दों में कहें तो हमारे लड़के ने सबसे शालीन कर्ब स्टॉम्प ट्रैश टॉक कर दिया था। आखिर में नारुसे वही सवाल पूछता है जो सबके मन में है, आखिर ये आदमी है कौन? वह कोरोबेन की ओर झपटने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा लड़का उसकी तरफ देखता तक नहीं और नारुसे वहीं ढह जाता है। फाइट खत्म। कुराबानी रेन आधिकारिक तौर पर विक्टर घोषित होता है। उसी रात हेडमास्टर का रिएक्शन देखने को मिलता है। वह आग बबूला है, ये समझ ही नहीं पा रहा कि एकेडमी का वीकेस्ट स्टूडेंट कैसे 4 एट्रीब्यूट्स चला रहा है। इजुमिया के शब्द उसके दिमाग में गूंजते हैं, फिर भी वह सबूत होने के बावजूद सच्चाई से इनकार करता है। मामला अपने हाथ में लेते हुए वह हमारे लड़के को कर्ज करता है, हाँ, एक बच्चे से लिटरली बीफ करते हुए, और उसे जबरदस्ती एक्सपेल कराने के लिए एक नंबर डायल करता है। रात हो चुकी है, लूना गहरी नींद में है और हमारा लड़का जीती हुई फाइट के बाद अपने विचार लिख रहा है। इसकी बदौलत वह हेडमास्टर से एक्सपल्शन रिवोक करवा चुका है, लेकिन अब सवाल यह है कि आगे स्ट्रैटेजी क्या हो। उसके सामने ढेर सारे नोट्स पड़े हैं, उसके 2 मेन थ्रेट्स और एकेडमी का उनसे कनेक्शन। वह हेडमास्टर से सीधे सवाल पूछना चाहता है, लेकिन पता चलता है कि वह पर्सनल बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है, इसलिए फिलहाल सबसे बड़ी प्रायोरिटी प्रॉब्लमैटिक गेट्स हैं। अगर वह इन्हें बंद करता रहा तो डीमन किंग बेल्फार से जुड़े क्लूज जोड़ना आसान होगा। ग्रेट मेज सोचता है कि उसका पहला टारगेट कौन होगा। सीन अगले दिन क्लासरूम में शिफ्ट हो जाता है। एक फिगर क्लास में दाखिल होता है और तुरंत हमारे लड़के का ध्यान खींच लेता है। टीचर बोर्ड पर अपना नाम लिखता है और खुद को क्लास का नया असाइंड टीचर बताता है। हाशिबा मानता है कि यह अचानक है, लेकिन उम्मीद करता है कि स्टूडेंट्स उसका ख्याल रखेंगे। लड़कियां इस गाय पर ऑलरेडी फिदा हो चुकी हैं, जबकि हमारा लड़का शंकालू नजरों से देखता है। उसे कुछ गड़बड़ लगती है। कैफेटेरिया ब्रेक में स्टूडेंट्स एपिक मॉक बैटल्स पर चर्चा कर रहे होते हैं। सब कुरोबेन की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, खासकर जिस तरह उसने एकेडमी के सेकंड बेस्ट एसेट को डोमिनेट किया। कुछ तो यह भी सोचने लगते हैं कि क्या वह उन्हें मैजिक सिखा पाएगा। इजुमिया आकर हमारे लड़के के सामने बैठती है और मॉक बैटल्स में उसकी शानदार परफॉर्मेंस की तारीफ करती है। कुराबाइन कॉम्प्लीमेंट स्वीकार करता है और वह उसे और ग्लेज करते हुए नारुसे के बिहेवियर को ठीक करने के लिए भी धन्यवाद देती है। फोर आइज को पैट्रोनाइज्ड महसूस होता है, लेकिन वह अंदर ही अंदर हमारे लड़के की बात से सहमत भी होता है। फिर भी इजुमिया हेडमास्टर वाले मामले को छोड़ने को तैयार नहीं है, खासकर एक्सपल्शन को जिस तरह हैंडल किया गया था। इससे कुरोबाइन पूछता है कि शिदू का स्वभाव कैसा है, क्या वह हमेशा से ऐसा था। पता चलता है कि शिदू एक फॉर्मर सीकर था, यानी मेज के तौर पर काफी अच्छा, लेकिन हाल में उसके इर्द गिर्द कुछ नास्टी कनेक्शंस की अफवाहें उड़ रही हैं। यह कुराबानी की असम्पशन से मेल खाता है। तभी खबर आती है कि गेट्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ये गेट्स हर जगह खुल रहे हैं, हालांकि कॉम्पिटेंट हीरोज उन्हें बंद भी कर रहे हैं। फिर भी आम लोगों को सतर्क रहने और गेट्स के पास न जाने की चेतावनी दी जाती है। यह बात कुरोबाने को लूना की याद दिलाती है। अगर कोई गेट ज्यादा देर अनअटेंडेड रहा तो मॉन्स्टर्स निकलकर पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे, लेकिन यह सब उसकी निगरानी में नहीं होगा। वह तय करता है कि डार्क फ्यूचर को आने नहीं देगा।
ग्रेट मेज इज़ूमिया से एक पर्सनल रिक्वेस्ट साझा करता है जिसकी डिटेल्स सामने नहीं आती। सीन रात के सन्नाटे में कट होता है। कुराबाइन इस इलाके में पेट्रोल करने निकलता है, देखने के लिए कि आज कोई गेट खुलेगा या नहीं। लूना बताती है कि वह उभरते ही सारे गेट्स साफ कर रहा है और उसे यह काफी कूल लगता है कि वह एक सीक्रेट सुपर हीरो की तरह बिना किसी को पता चले गेट्स मिटा रहा है। उनकी बातचीत के बीच ही एक ग्रीन गेट खुलता है, कैटेगरी ग्रीन लेवल। कुराबाने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसके अंदर कदम रखता है, आसपास के एनवायरनमेंट को स्काउट करने में दिलचस्पी दिखाते हुए। चारों तरफ बस पेड़ों का ही झुंड होता है, लेकिन घना फॉग होने की वजह से ठीक से कुछ दिख नहीं रहा। लूना हर कदम पर सावधान रहने को कहती है। थोड़ी देर बाद यह आदमी हर कुछ दूरी पर मॉन्स्टर्स की लाशें छोड़ता हुआ जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच जाता है। अजीब बात यह है कि लूना कहती है कि आसपास कुछ भी नहीं है, लेकिन तभी कुराबानी उसकी ठीक पीछे एक प्रेजेंस महसूस करता है। तभी वह छोटा मार्शमैलो एक क्रीचर द्वारा पकड़ लिया जाता है और अपने मास्टर से दूर खींच लिया जाता है। पलटकर देखते ही उसे एक डिमोनिक स्लीप पैरालिसिस डीमन दिखता है जो उसे एक ही बार में निगलने को तैयार है। लूना चीखती है, क्रीचर को याद दिलाती है कि वह डिवावर होने के लिए नहीं बनी है और पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करती है। उधर हमारा लड़का उसे बस स्थिर रहने को कहता है और प्रोएक्टिवली डार्क एट्रीब्यूट मैजिक इस्तेमाल करने का इशारा करता है। ट्री से पर्पल रंग के पंजे फूट पड़ते हैं, गारगोइल को भेदने के लिए बाहर निकलते हुए। क्रीचर भागने की कोशिश करता है, लेकिन डेडली क्लॉ हर दिशा से उसे चीर देती है, मॉन्स्टर को चीज स्लाइस में बदलते हुए। ये हिट्स घातक होते हैं और मॉन्स्टर लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। लूना भागकर अपने मास्टर के पास आती है और उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देती है। वह उसकी तेज मैजिक डिप्लॉयमेंट से बेहद प्रेस्ड होती है, सोचती है कि वह वहां मर भी सकती थी। कुराबानी समझाता है कि हेल रीजन की गहराइयों में उसे अचानक एम्बुशेस की आदत पड़ चुकी है। इसी वजह से वह बिना घबराए इतनी तेजी से रिएक्ट कर पाता है, जो उस छोटे फ्लोटिंग मार्शमैलो को और ज्यादा प्रभावित करता है। थोड़ी ही देर में गेट क्लियर हो जाता है और आज का मिशन पूरा हो जाता है। कुराबाइन खुश होता है कि उसने इस रीजन को गेट्स से साफ कर दिया है। वह लौटने ही वाला होता है कि अचानक अर्थ स्पाइक्स उसकी तरफ जूम करते हैं। वह तुरंत उछलकर उनके रास्ते से हट जाता है, हर हिट से बचते हुए, और उस असेलेंट पर ध्यान लगाता है जिसने अभी एम्बुश किया था। कुराबानी देखता है कि एक आदमी बिल्डिंग की ऊंचाई से उसे देख रहा है। वह काफी इम्प्रेस्ड लगता है। साफ है कि यह हशीबा ही है, उसका नया टीचर, जो पार्ट टाइम जॉन विक भी है। हमारा लड़का नहीं जानता कि यह आदमी असल में कौन है, बस इतना समझता है कि यह एक इमिनेंट थ्रेट है। कुराबानी तुरंत लूना को छिपने का आदेश देता है क्योंकि सामने एक कॉम्पिटेंट ओपोनेंट है। लूना भाग जाती है। हमारा लड़का उससे उसकी आइडेंटिटी और हमला करने की वजह पूछता है। असेलेंट इन सवालों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और जवाब में ब्लेजिंग फायर स्पेल छोड़ देता है। कुराबानी अटैक डॉज कर लेता है, जिस पर हशीबा उसकी तारीफ करता है, लेकिन वह रुकता नहीं है और हर दिशा से वायलेंट फ्लेम स्ट्राइक्स बरसाने लगता है। अब हमारा लड़का घिर चुका है और भागने की कोई जगह नहीं बचती। हशीबा को यकीन होता है कि यह हिट लगेगा, लेकिन वह एक जरूरी बात भूल जाता है। अल्टीमेट विजर्ड ग्रिम ईटर नाम का स्पेल कास्ट करता है, ओपन डार्कनेस को कमांड करते हुए। एक स्पेस खुलता है और सारी फ्लेम्स को निगलकर दूसरे डायमेंशन में भेज देता है। कुराबाने बिना मेहनत अटैक खत्म कर देता है। असैसिन स्टन्ड रह जाता है, उसने जिंदगी में ऐसी मैजिक कभी नहीं देखी थी। कुराबानी उसे भागने नहीं देता और डेडली क्लॉ कास्ट करता है। स्पाइक्स फूट पड़ते हैं और जिस बिल्डिंग पर वह खड़ा था उसे ध्वस्त कर देते हैं, लेकिन हाशिबा किसी तरह बच निकलता है। उसके हाथ पर एक गहरी चोट लगती है। वह सोचता है कि उसके ओपोनेंट के पास कितनी अजीब मैजिक है, फिर भी वह लड़ने के बजाय भागने को प्रायोरिटी देता है क्योंकि शिकारी अब शिकार बन चुका है। स्मोक के एक फ्लैश में असैसिन सीन से निकल जाता है, कुराबाइन को निराश छोड़ते हुए। लूना अपनी सेफ स्पेस से बाहर आती है और हालात समझती है। अगली सीन में दोनों डॉम्स लौटते हैं और अटैकर की आइडेंटिटी पर चर्चा करते हैं। कुराबाइन को अभी कुछ पता नहीं, लेकिन उसने असैसिन की मूवमेंट्स पूरी तरह मेमोराइज कर ली हैं। उसका गट फीलिंग चीख रहा है कि असैसिन किसी न किसी तरह एकेडमी से जुड़ा है। वह अगली बार उसे पूरी तरह पकड़ने की कसम खाता है और उसके बारे में हर पॉसिबल जानकारी इकट्ठा करने का इरादा रखता है। अगले दिन क्लासरूम में सीन शिफ्ट होता है। कुराबाइन पास से देखता है कि इंस्ट्रक्टर बोर्ड पर लिख रहा है। क्लास के बाद हाशिबा स्टूडेंट के पास आता है और रेड गेट को अकेले बंद करने की उसकी एबिलिटी के बारे में जानकर उसमें गहरी दिलचस्पी दिखाता है। बेशक कुराबाइन हेडमास्टर का मजाक उड़ाता है कि वह आज तक उसकी अचीवमेंट पर भरोसा नहीं कर पाया। ट्रस्टी की भूमिका निभाते हुए हाशिबा उसे भरोसा दिलाता है कि वह लड़के की बातों पर विश्वास करता है और मॉक बैटल्स के दौरान वह खुद इसकी पुष्टि कर चुका है। जाते जाते वह ऑमिनस अंदाज में उसके फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए गुड लक कहता है। दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन टीचर के चेहरे पर वही डीवियस लाइट यागमी वाला मैनिपुलेटर स्माइल होती
होती है, जैसे उसे यहाँ से वही मिल गया हो जिसकी उसे जरूरत थी। अगले सीक्वेंस में हाशिबा चुपचाप कुराबानी के एक और गेट अटेम्प्ट को नोट करता है। पिछली लड़ाई में जो हुआ उसके लिए वह बदले की आग में जल रहा है और लड़के को तकलीफ देने का इरादा रखता है। उस दिन बस उसने गार्ड डाउन किया था, लेकिन अब वह दोबारा गलती नहीं करेगा, खासकर उस नए डिवाइस के साथ जो उसके पास है। हशीबा की पूरी उम्मीदों के उलट कुराबन गेट को ऐसे स्पीड रन कर देता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। हाशिबा अभी अपने ख्यालों में ही होता है कि गेट क्लियर हो जाता है और फिर भी ब्रो सोचता है कि वह जीत जाएगा। डिवाइस का इस्तेमाल कर वह अपने आदमियों को सिग्नल देता है। बाकी असैसिन्स शैडोज से बाहर निकलते हैं, एक बच्चे पर झपटने के लिए, जैसे वह ट्विंस फिंगर सुकूना हो। सब मिलकर स्पेल्स कंबाइन करते हैं और एक एक्सप्लोसिव फिनिश छोड़ते हैं, चारों तरफ तबाही मचा देते हैं। परफेक्ट स्पॉट से सीन देखते हुए हाशिबा हंसता है, मिशन को डिसअपॉइंटिंग बताता है और मुड़ जाता है, यकीन करते हुए कि उसने बच्चे को मार दिया है। जैसे ही वह डेड बॉडी चेक करने का सिग्नल देता है, उसके सबऑर्डिनेट्स ट्रांसमिशन पर चीख उठते हैं। वे डर से कांप रहे होते हैं और हाशिबा को भी सिहरन हो जाती है। वह यकीन नहीं कर पाता कि लड़का उस जायंट एक्सप्लोजन को झेल गया। एक कोल्ड ब्लडेड असैसिन भी अपना काम खो देता है और खुद को संभालते हुए कहता है कि कम से कम लड़के को पता नहीं कि वह कहाँ छिपा है। तभी हमारा लड़का पीछे से रेंट इज ड्यू वाले अंदाज में प्रकट हो जाता है, असैसिन को फिर से दंग कर देता है। कुराबानी की सबसे बड़ी ताकत उसका टाइनी पार्टनर है, जो आसानी से सर्च कर सकती है। वही पर्पल ऑर्ब आसपास स्कैन कर रही होती है, लूना। अब कुराबानी ने उसे कॉर्नर कर लिया है और विंड की रिपल वेव छोड़ता है। इससे हाशिबा का मास्क गिर जाता है और उसकी आइडेंटिटी सबके सामने आ जाती है। असैसिन को समझ ही नहीं आता कि लड़के ने यह कब फिगर आउट कर लिया। याद है जब कुराबानी क्लास में बोर्ड पर लिखते वक्त उसे ध्यान से देख रहा था। वजह यह थी कि फाइट के बाद लगी चोट के कारण हाशिबा दूसरे हाथ से लिख रहा था। फिर कुराबानी ने अयुमिया से पूछताछ की और पता चला कि इंस्ट्रक्टर एक फॉर्मर सीकर था। यह फ्लेम स्पेल्स से मैच करता था। सारे डॉट्स जुड़ते ही कुराबाइन उसे हाशिबा किसुक कहकर टॉन्ट करता है और पूछता है कि क्या उसने अपनी खोई हुई रिजॉल्व वापस पा ली है। वह उससे जानना चाहता है कि आखिर उसने एक स्टूडेंट को असैसिनेट करने की कोशिश क्यों की। यह सुनते ही वह पागल असैसिन जोर से हंस पड़ता है, लड़के की तारीफ करता है कि उसने उसे कॉर्नर करके उसकी आइडेंटिटी तक जोड़ ली। साथ ही वह याद दिलाता है कि वह बस एक स्टूडेंट है जिसे इतना कॉकी नहीं होना चाहिए। यह कहते हुए वह लिटरल सुपरनोवा जैसा अटैक कार्व करता है, एकदम ड्रैगन बॉल जी के फ्रीजा एनर्जी की तरह। आसपास का एनवायरनमेंट सिर्फ रेजिजुअल हीट से पिघलने लगता है। हाशिबा हंसता है, इसे लड़के का अंत घोषित करते हुए। यह उसकी अल्टीमेट टेक्निक है, वही ट्रम्प कार्ड जिससे उसने हजारों शक्तिशाली मॉन्स्टर्स को डिसइंटीग्रेट किया था, जिसे वह अक्सर इस्तेमाल नहीं करता। टारगेट के अंत की घोषणा करते हुए असैसिन व सन उसकी ओर भेज देता है। दूर से कुराबान शांत खड़ा दिखता है, लेकिन असल में वह इस स्पेल से अच्छी तरह वाकिफ है। अचानक हाशिबा का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। वैसे कहता वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। स्टूडेंट ने उसी फायर एट्रीब्यूट मैजिक का अपना वर्जन कास्ट कर दिया था, क्रिम्सन ब्लेज। दोनों फ्लेम स्पेल्स ओल्ड स्कूल बीम क्लैश में टकराते हैं। टकराव के बाद जोरदार एक्सप्लोजन होता है और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। हाशिबा का ट्रम्प कार्ड निगेट हो जाता है, जो उसकी नजरों में किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि उसने फायर एट्रीब्यूट रेल्म की हाईएस्ट टीयर मैजिक इस्तेमाल की थी। लेकिन उसकी यह धारणा पूरी तरह गलत निकलती है। कुराबानी के मुताबिक उसकी नजर में वह प्यूनी फायरबॉल बस इंटरमीडिएट लेवल मैजिक है। उसका पेट्रोनाइजिंग टोन असैसिन को बुरी तरह भड़का देता है, बुरी तरह बलिस्टिक हो जाता है और लड़के पर चिल्लाने लगता है। लेकिन कुराबाइन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह हाशिबा को याद दिलाता है कि उसने 1000 मॉन्स्टर्स मारने की डींग हाँकी थी। मैक्स फ्लेक्स करते हुए ब्रो उसे हम्बल कर देता है, बताते हुए कि वह 100,000 से ज्यादा मॉन्स्टर्स मार चुका है, यानी उसके नंबर्स तो बिग लीग्स के सामने रुकी लेवल हैं। कुराबानी उसे गले से पकड़ता है और हाशिबा के शरीर को डार्क मैजिक की एसेंस से ढक देता है। असैसिन उसके चारों तरफ उस मैजिक का मैग्नेटिक पुल महसूस करता है, जैसे उसकी एनर्जी खिंच रही हो। अचानक उसका शरीर उसका साथ छोड़ देता है और वह पूरी तरह जमीन पर इमोबिलाइज हो जाता है। लूना यह सब देखती है और थ्रिल्ड होती है कि उसके मास्टर ने आखिरकार अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। लेकिन हमारा लड़का अभी खत्म नहीं हुआ है, उसे कुछ और काम निपटाने हैं। हाशिबा की जौ पकड़कर कुराबानी उससे उस आदमी की आइडेंटिटी पूछता है जिसने उसे भेजा था। वह पहले से जानता है कि वह शीदू है और इंस्ट्रक्टर की चुप्पी ही उसके लिए जवाब बन जाती है। असैसिन घबरा जाता है और घबराहट में सच उगल देता है कि वह सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था और गेट्स के करीब पहुंचने वालों को एलिमिनेट करना उसका काम था। इससे कुराबान को यकीन हो जाता है कि शीदू का टारगेट सिर्फ वही नहीं, बल्कि हर वो इंसान है जो गेट्स के मामले में रुकावट बने। यह 100% कंफर्म करता है कि हेडमास्टर शुरू से
डीमन किंग की साइड पर है। लेकिन सवाल ये है कि अगर वह डीमन किंग के साथ है तो फिर टैलेंटेड स्टूडेंट्स को पावरफुल मेजेस बनने के लिए नर्चर क्यों कर रहा है? यानी ये थ्योरी भी पूरी तरह एक्यूरेट नहीं है। मगर एक बात साफ है, हेडमास्टर किसी क्रिटिकल रोल में जरूर है। कुरोबाने डर से कांपते अपने विक्टिम की ओर देखता है। वह समझता है कि इस असैसिन को शिदू के सामने पेश करने से अभी कोई फायदा नहीं होगा। थोड़ी देर बाद वह इस आदमी को बांध देता है और अलग रख देता है। कम से कम इससे हेडमास्टर अगली बार कोई रेकलेस कदम उठाने से पहले ज्यादा कॉशियस रहेगा। यही कुराबाइन चाहता है। जाते जाते वह ऐलान करता है कि वह बैटलफील्ड के पीछे मौजूद असली मास्टरमाइंड को बेनकाब करेगा। अगली सीन में शिदू किसी एस्टेट पर पहुंचता है। दरवाजा खटखटाकर वह ऊपर जाता है, याद करते हुए कि हर बार यहाँ आना कितना ईरी और अनकंफर्टेबल लगता है। हेडमास्टर एक और दरवाजा खटखटाता है और अंदर जाने की अनुमति मिलती है। सबसे पहले वह अपने मास्टर के सामने झुकता है, वही असली मास्टरमाइंड जो उसकी तरफ देखता तक नहीं, वह सिर्फ रिपोर्ट सुनना चाहता है। शिदू सब कुछ पॉजिटिव लाइट में एक्सप्लेन करता है, लेकिन जब प्लान में किसी ऑब्स्टिकल या बदलाव के बारे में पूछा जाता है तो शिदू अपनी क्यूरियोसिटी जाहिर करता है। वह बताता है कि एकेडमी में एक स्टूडेंट उभरा है जिसके रिजल्ट्स पहले कभी नहीं देखे गए। वही किड चारों डिस्टिंग्विश्ड मैजिक एलिमेंट्स भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके बावजूद शिदू पूरा कॉन्फिडेंस दिखाता है और बताता है कि उसने उस बच्चे को एलिमिनेट करने के लिए पहले ही असैसिन भेज दिया है। यह सुनकर उसका मास्टर उठ खड़ा होता है, दिलचस्पी लेते हुए। यह डेवलपमेंट उसके लिए अनएक्सपेक्टेड थी। स्टूडेंट की अचानक ओवरवेलमिंग पावर जानने के बाद वह मानता है कि यह किड उनकी प्लान्स के लिए ऑब्स्टिकल बन सकता है। लेकिन हेडमास्टर अब भी असैसिन पर भरोसा जताता है, मिशन की सक्सेस की गारंटी देते हुए। मगर उसका मास्टर इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि अगर मिशन सफल होता तो अब तक रिपोर्ट आ चुकी होती। यह शिदू को झटका देता है। वह तुरंत अपना फोन निकालता है, फेलियर की संभावना मानने से इनकार करते हुए। जिस असैसिन को उसने भेजा था वह इस वक्त बंधा हुआ और बेबस पड़ा है। उसका फोन पॉकेट में बजता है, लेकिन वह कॉल उठा भी नहीं सकता। यह शिदू के लिए एक और पुख्ता सबूत बन जाता है कि उस बच्चे ने असैसिन को भी आउटप्ले कर दिया है। उसका बॉस इसे तुरंत मिशन फेलियर मान लेता है। शिदू फ्रस्ट्रेशन से भर जाता है। कुराबान रेन के बारे में उसकी इंप्रेशन अच्छी थी, लेकिन इतनी ऊंची नहीं। अब उसके पास ऑप्शंस कम पड़ रहे हैं। तभी उसका मास्टर एक परफेक्टली प्लॉजिबल मेथड सुझाता है। अगर वे किसी एक्सेप्शनली टैलेंटेड मेज से निपट रहे हैं तो बस इतना करना है कि उसके दोस्तों को उसके लिए बेट बना दिया जाए। यह योजना सुनकर स्कमबैग हेडमास्टर अंदर से बेहद एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि उसका मास्टर किस ओर इशारा कर रहा है। शिदू वह रिंग पकड़ता है जो उसका मास्टर उसकी तरफ फेंकता है। उसे लगता है कि यह मेथड अभी थोड़ा जल्दी है, लेकिन यह भी सच है कि उन्हें अगले स्टेज के एक्सपेरिमेंट के लिए डेटा चाहिए। हेडमास्टर दांत दिखाती हुई मुस्कान के साथ मिशन सक्सेस का भरोसा दिलाता है, क्योंकि यही वजह थी कि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में विजर्ड्स इकट्ठा किए थे। लीडर इस नए मोड से इंट्रीग्ड हो जाता है और भी दिलचस्प ट्विस्ट्स की उम्मीद करता है। वह इतना अच्छे मूड में होता है कि सोचने लगता है कि अब इस दुनिया में एक रियल ब्लैक गेट खोलने का समय आ गया है। याद रहे, अभी तक हाईएस्ट डिफिकल्टी गेट रेड है। अगले ही दिन इस चर्चा के बाद हमारे लड़के को ऑफिस बुलाया जाता है, एक और अजीब अनाउंसमेंट के लिए। ब्रो स्टन्ड रह जाता है जब शिदू खुद कुराबानी की एबिलिटीज को आंकने में हुई अपनी गलती मानता है और अब तक के रूड बिहेवियर के लिए माफी भी मांगता है। शिदू कहता है कि उसका सडन एटीट्यूड चेंज अटपटा लग सकता है, लेकिन अब वह लड़के की ट्रू पोटेंशियल समझ चुका है, इसलिए उसे प्रॉपर रिस्पेक्ट देना चाहता है। पास आकर हेडमास्टर हाल में बढ़ती गेट अकरेंसेस के बारे में जानकारी देता है। इसी वजह से वह चाहता है कि हमारा लड़का स्टूडेंट प्रेसिडेंट इसुमिया के साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा गेट्स सील करने में मदद करे। उसकी बातों से कुरोबाइन समझ जाता है कि उनका काम हाई गेट फ्रीक्वेंसी वाले एरियाज को मॉनिटर करना है। हेडमास्टर खुश होता है कि लड़का जल्दी समझ गया और हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाता है, जैसे वह सच में उस पर भरोसा करता हो। कुराबाने बाहर से एक्ट के साथ चलता है, लेकिन वह कोई डेंस प्रोटैगनिस्ट नहीं है। वह जानता है कि यह लाइंग पिग अंदर ही अंदर कुछ साजिश रच रहा है। इसी हैंडशेक के दौरान कुराबानी अपनी डार्क मैजिक से थोड़ा एक्स्ट्रा टैंपर कर देता है। मीटिंग के बाद वह अपनी स्ट्रैटेजी इसुमिया को बताता है। वह खुलासा करता है कि पहले ही उसने एक ट्रैप बिछा दी थी और फिर हाशिबा के असैसिनेशन अटेम्प्ट का बॉम्ब शेल गिराता है जो हेडमास्टर के ऑर्डर्स पर हुआ था। यह साफ नहीं है कि शिदू ने यह जोड़ लिया है या नहीं, लेकिन कुराबानी उसकी असली मंशा साफ देख पा रहा है। स्टूडेंट प्रेसिडेंट हैरान हो जाती है और पूछती है कि उसने ऑफर रिजेक्ट क्यों नहीं किया। कुराबाइन मानता है कि गेट्स को हैंडल करना जरूरी है और उसके पास काउंटरएक्ट करने का प्लान है। दिक्कत
दिक्कत ये है कि वह अकेले गेट्स सील करने की सोच रहा था। तभी इजुमिया आवाज उठाती है और कहती है कि वह भी साथ जाएगी। वह खतरे की वजह से रियलिटी को नजरअंदाज नहीं करना चाहती और जब भी जरूरत पड़े अपने दोस्त की मदद करना चाहती है। लूना भी देख लेती है कि यह लड़की कितनी स्टबर्नली डिटर्मिन्ड है, इसलिए उसे रोकने का कोई फायदा नहीं। आखिरकार कुराबानी मान जाता है और मिशन के लिए इवनिंग आवर्स तय करता है। अगली सीन में वे रेड हंट की तैयारी कर रहे होते हैं। एरिया में घूमते हुए अजीब तरह से उन्हें कोई गेट अवेकनिंग महसूस नहीं होती। खाली वक्त में कुराबानी उससे सीधे पूछता है कि क्या वह गेट्स के अंदर छिपे मॉन्स्टर्स से डरती है। पूरी सच्चाई बताते हुए इजुमिया मानती है कि उसका एक हिस्सा वाकई डरता है। फिर भी इनोसेंट लोगों को उन ताकतों से बचाना उसका फर्ज है जो उन्हें थ्रेटन करती हैं। यही वजह है कि उसने विजर्ड बनने का रास्ता चुना था। उसका स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस महान विजर्ड की पास्ट इमेज को दर्शाता है। ये वही शब्द थे जो इस आदमी ने डीमन किंग को मारने की यात्रा से पहले कहे थे। कूल पर्सोना छोड़ते हुए इजुमिया ब्लश करती है और लायन से कहती है कि जब तक वह उसके साथ खड़ी है वह हमेशा लड़ने की ताकत रखेगी। तभी उसकी मोमेंट की फ्लो आए थे ब्लॉक हो जाती है जब एक वायलेंट गेट रिएक्शन प्रकट होता है। क्रैकलिंग डार्क एनर्जी देखकर खुद कुराबानी भी स्टन हो जाता है। दोनों मेजेस इतने चौंक जाते हैं कि रिएक्ट तक नहीं कर पाते। गटगे डार्क वाइन्स निकालकर इजुमिया को जकड़ लेता है और जबरदस्ती उसे अंदर खींच लेता है। हमारा लड़का डैम्सल इन डिस्ट्रेस को बचाने में देर कर देता है और ब्लैक गेट उसे पूरी तरह निगल लेता है। इसकी अचानक अपीयरेंस कुराबानी के लिए भी अनएक्सपेक्टेड थी। गेट से निकलता भयानक प्रेशर उसे दहशत में डाल देता है। डरने का उसके पास समय नहीं है क्योंकि उसकी दोस्त गंभीर खतरे में है। इस पूरे हालात को ऑपरेट करने वाला हेडमास्टर है जो 8 अलग अलग मॉनिटर्स पर यह सब अनफोल्ड होते देख रहा है। इसी के साथ उसने कुराबानी के लिए परफेक्ट बेट तैयार कर लिया है। मास्टरमाइंड को उम्मीद थी कि उसकी योजना तेजी से वैसी ही आगे बढ़ेगी जैसी उसने सोची थी। ब्लैक 8 की सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर मौजूद क्रीचर विनाश का दैत्य है जो भारी माना वाले मेजेस का शिकार करना पसंद करता है। इससे वह सोचने लगता है कि यह युवा लड़का इतने भयावह गेट पर कैसे रिएक्ट करेगा। कुराबाने गेट के अंदर जाने ही वाला होता है कि लूना आकर उसे रुकने की गुहार लगाती है। यह कोई नॉर्मल गेट नहीं है, यह रेड गेट से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है और अंदर क्या छिपा है इसका कोई अंदाजा नहीं। कुराबाइन समझ चुका है कि यहाँ गेट का प्रकट होना संयोग नहीं बल्कि एक प्री प्लान्ड घटना है। हेडमास्टर ने उन्हें यहाँ ल्यूर किया ताकि दोनों को गेट के अंदर फंसाकर एक साथ खत्म किया जा सके। कुराबानी भी मानता है कि यह गेट बेहद खतरनाक है लेकिन वह इसे नजरअंदाज भी नहीं कर सकता। लूना गेट से बाहर निकलते मॉन्स्टर्स पर चिल्लाती है। ये जायंट रेड ड्रैगन्स हैं जो अगर वह अंदर चला भी जाए तो बाहर की दुनिया में तबाही मचा देंगे। तभी एक येलो बोल्ट मदद के लिए आता है। लाइटनिंग एरोज की हर शॉट 3 ड्रैगन्स को गिरा देती है। मॉन्स्टर्स जमीन पर ढेर हो जाते हैं और तभी नारूसे सामने आता है। वह कुराबान से तुरंत अपडेट्स मांगता है और कुराबान सब समझा देता है। स्टूडेंट प्रेसिडेंट के ब्लैक गेट में फंसने की खबर सुनकर नारूसे सन्न रह जाता है लेकिन गेट से मॉन्स्टर्स वाइल्ड फायर की तरह बाहर निकल रहे हैं और उन्हें तुरंत रोकना होगा। कुराबाने मदद करना चाहता है मगर नारूसे जोर देता है कि वह सब अकेले संभाल लेगा ताकि कुराबाने अंदर जाकर अपना काम कर सके। यह स्ट्रैटेजी कठोर है लेकिन यही सबसे सही है। कुराबाइन तेजी से गेट की ओर दौड़ता है। वाइस प्रेसिडेंट को यह बात चुभती है कि वह रेस्क्यू के काबिल नहीं समझा गया मगर वह भी जानता है कि इजुमिया को बचाने वाला सिर्फ कुराबानी ही हो सकता है। वह ड्रैगन्स पर लाइटनिंग एरोज बरसाते हुए खुद को उनका ओपोनेंट घोषित करता है। अब ब्लैक गेट के अंदर का नजारा देखते हैं। यह एक उजड़ा हुआ लैंडस्केप है जहां नॉर्मल लाइफ का नामो निशान नहीं। यहाँ कुराबाने अपने फेमिलियर को एक बेहद अहम मिशन सौंपता है। रेड गेट में जिस लावा ड्रैगन से उन्होंने लड़ा था वही क्रीचर यहाँ एक मॉब मॉन्स्टर है। फिर भी कुराबाइन को कोई चिंता नहीं। वह डार्क मैजिक के द्वार खोलता है और एपिक कैलामिटी साइथ मैनिफेस्ट करता है। लावा ड्रैगन उस पर वार करता है लेकिन कुराबानी कहीं तेज है और उसका आर्म साफ काट देता है। फिर लिम्स और हेड अलग कर देता है। इतने सारे ड्रैगन से निपटना समय लेगा और हमारा लड़का वह समय नहीं गंवाना चाहता। इसके बजाय वह साफ कर देता है कि वे सब उससे डरेंगे और जबरदस्ती उसके लिए रास्ता बनाएंगे। गेट के बाहर अनफोल्डिंग घटनाएं देखता हुआ हेडमास्टर खुश है कि कुराबानी भागने के बजाय अंदर चला गया। वह उसे इडियट कहता है जो अपनी ही मौत की ओर दौड़ा। उधर यह तथाकथित इडियट पहला पाथ क्लियर कर चुका है और अब एक संकरी दरार की ओर बढ़ रहा है जो डंजन का सबसे गहरा हिस्सा है। लावा ड्रैगन्स की भीड़ से लड़ते हुए वह काफी थक चुका है। फिर भी कुराबानी बिल्कुल चिल बना रहता है। हेल फ्लोर की गहराइयों जैसी एक्सट्रीम डिफिकल्टी वह पहले ही झेल चुका है इसलिए यह उसके लिए नॉर्मल है। उसकी यह रीअश्योरेंस लूना का कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। अब उनका एक ही मिशन है, इजुमिया को बचाना और इस जगह से निकलना। उधर इजुमिया इस वक्त टेंटेकल्स से घिरी हुई है जो उसके शरीर को जकड़े हुए हैं। बॉस मॉन्स्टर
मॉन्स्टर एक वन आइड एल्ड्रिच मॉन्स्ट्रोसिटी है जिसने उसे हॉस्टेज बना रखा है। वह पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसकी एनर्जी धीरे धीरे ड्रेन हो रही है। यह साफ दिखाता है कि अगर यह मॉन्स्टर बाहर निकल गया तो दुनिया पर किस किस्म का हॉरर टूट पड़ेगा। हजारों लोग मर सकते थे और आय बस यही सोच रही थी कि क्या उसका प्यारा दोस्त सुरक्षित बाहर निकल पाया होगा। उसी पल वह जानती है कि अब पूंछ दबाकर भागने का समय नहीं है। उसे पता है कि वह हार मानने वाला नहीं है, इसलिए वह हिम्मत जुटाकर फायर स्पेल कास्ट करने की कोशिश करती है। इजुमी का यह हीरोइक एक्ट बुरी तरह फेल हो जाता है क्योंकि वह बिल्कुल भी मैजिक कास्ट नहीं कर पाती। तभी उसे एहसास होता है कि मॉन्स्टर उसके शरीर से माना ड्रेन कर रहा है। क्रीचर अपना विशाल वैक्यूम जैसा मुंह खोलता है जिसमें घूमती हुई अनगिनत दांतों की स्पाइरल्स हैं जो इजुमी के अंत की तैयारी कर रही हैं। स्टूडेंट प्रेसिडेंट अपने अंत के लिए खुद को तैयार कर लेती है। तभी उसे हमारे लड़के की आवाज सुनाई देती है जो साइथ के साथ बिजली की तरह जूम करता हुआ आता है और क्रीचर की हॉर्नी टेंटिकल्स को काट डालता है। मॉन्स्टर दर्द से चीख उठता है और कुराबानी देर से पहुंचने के लिए माफी मांगता है। इजुमी की निराशा पल भर में गायब हो जाती है। उसकी जगह उम्मीद ले लेती है क्योंकि उसका प्रिय प्रोटेक्टर आ चुका है। सीन कट होकर स्कीमिंग हेडमास्टर पर जाता है जो गेट की स्थिति रिपोर्ट करता है और कुराबान के अंत की घोषणा करता है। उसका मास्टर चाहता है कि ये दोनों शक्तिशाली विजर्ड्स उसकी अबोमिनेशन का भोजन बने। कुराबाने अब तक के सबसे शक्तिशाली गेट मॉन्स्टर का सामना कर रहा है, जबकि उसकी वॉनेबी गर्लफ्रेंड टेंटिकल्स में जकड़ी हुई हालात के हिसाब से काफी चिल दिख रही है। लूना उसे माना ड्रेनिंग टेंटिकल्स से सावधान करती है। यह एक अजीब मॉन्स्टर है, वैसा जिसे उसने न इस दुनिया में देखा था न पिछली में। फिर भी चाहे सामने कैसी भी वियर्ड लुकिंग आए थे, दीज हैंड्स आर रेटेड ई फॉर एवरीवन। क्रीचर एक टेंटिकल फेंकता है और हमारा लड़का इवेड करता है। माइडेर में वह देखता है कि एक ही अटैक ने कितना बड़ा क्रेटर बना दिया है। इसका मतलब एक हिट भी कुरोबाने की मौत तय कर देगा। इसलिए उसकी बेस्ट बेट है मेन बॉडी पर तेजी से स्पैम अटैक्स करना। डार्क एट्रीब्यूट मैजिक एक्टिवेट करते हुए वह जायंट मॉन्स्टर को डोजन्स ऑफ लार्ज स्पाइक्स से चैलेंज करता है। डेडली क्लॉ फिर से कास्ट होती है। लूना को लगता है यह बॉस को मारने के लिए काफी है, लेकिन कुराबाने जानता है कि यह फ्यूडल एफर्ट है क्योंकि मेन बॉडी अब भी अनहार्म्ड है। रेज से धड़कता मॉन्स्टर चीखता है और अपने टेंटिकल्स जमीन में गहराई तक गाड़ देता है। यह एक अजीब मूवमेंट है। कुराबानी भी अगला अटैक प्रिडिक्ट नहीं कर पाता जब तक लूना पीछे से उभरती टेंटिकल के बारे में चेतावनी नहीं देती। उसकी वार्निंग से वह बच निकलता है, हालांकि इम्पैक्ट से ग्रेज्ड हो जाता है। सौभाग्य से यह डायरेक्ट हिट नहीं था, वरना अब तक पक चुका होता। फिर भी डार्क मैजिक हैक्स के बावजूद कुराबाना इस यूनिक मॉन्स्टर से निपटने में परेशान है और उसके अटैक पैटर्न्स समझ नहीं पा रहा। क्रीचर पीछे से फ्लैंक करने के लिए एक और टेंटिकल निकालता है। कुराबानी साइथ से उसे काट देता है। साइड से और भी टेंटिकल्स इरप्ट होने लगते हैं, हर दिशा से स्पैम करते हुए, लेकिन वह उन्हें सुशी की तरह काटता जाता है। गॉडेस की मैसेंजर उदास हो जाती है क्योंकि वह देख रही है कि यह आदमी ब्लैक गेट में घुसते ही नॉन स्टॉप लड़ रहा है। इसका मतलब उसका माना आना अब लिमिट के करीब है। उधर आई जिस तरह से टेंटिकल्स में फंसी हुई है, वह ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगी। मेन बॉडी को डायरेक्टली कन्फ्रंट करने की समस्या यह है कि कुराबन टेंटिकल्स से घिर सकता है जो उसकी मौत बन जाएगा। तभी वह फैसला करता है, फक इट, वी बॉल। वह साइथ फेंक देता है और मॉन्स्टर को घूरते हुए इनसेन स्पीड से मेन बॉडी की ओर लॉन्च करता है। लूना बेबस और घबराई हुई देखती रह जाती है। जैसा अंदाजा था, मॉन्स्टर कई टेंटिकल्स से उसे स्वाम करता है। जवाब में वह दोनों हाथों से ग्रिम ईटर कास्ट करता है। डायमेंशनल क्रैक्स खोलकर सारी टेंटिकल्स निगल लेता है। फिर उन्हीं टेंटिकल्स का सहारा लेकर वह मेन बॉडी की ओर दौड़ता है। मॉन्स्टर को डिफेंस में जाने पर मजबूर करता है। कर्बाइन ये मौका हाथ से जाने नहीं देता। वह फिर से डार्क मैजिक टैप करता है, दर्जनों पोर्टल्स खोलता है और ब्लाइंड एज स्पेल से एनर्जी ब्लास्ट्स बरसाता है। सारे डिफेंसेस कट जाते हैं और मेन बॉडी पूरी तरह वल्नरेबल हो जाती है। कुरोबाने छलांग लगाकर उसके विशाल आई के सामने पहुंचता है और अंत की घोषणा करता है। फाइनल अटैक के रूप में वह अपनी सारी बची माना इकट्ठा कर अल्टीमेट स्पेल लॉस्ट फोर्स कास्ट करता है, मॉन्स्टर की आंख में घूंसा मारते हुए। डैमेज इतना होता है कि बॉस दर्द से फट पड़ता है। उसकी टेंटिकल्स अस्तित्व से मिटने लगती हैं और अयूमिया भी उनकी पकड़ से आजाद हो जाती है। फाइट खत्म हो चुकी है और स्टूडेंट प्रेसिडेंट आसमान से नीचे गिरती है। उसका नाइट इन शाइनिंग आर्मर उसे सुरक्षित पकड़ लेता है। कुराबाइन उसकी हालत चेक करता है और वह मुश्किल से बोल पाती है, फिर भी ऐसे मुस्कुराती है जैसे इसी आदमी की पत्नी बनने वाली हो। और अब बेस्ट पार्ट, हेडमास्टर अचानक महसूस करता है कि उसका अल्टीमेट मास्टर प्लान ब्लैक गेट खुद ब खुद गायब हो रहा है। यह एक अनएक्सपेक्टेड बदलाव है। कोई तरीका नहीं कि कुराबाइन ने ऐसा लेवल का काम किया हो। कोई चांस नहीं कि उसने ब्लैक गेट के गेट मास्टर को हरा दिया हो। शिदू रिंग चेक करता है, यकीन करते हुए कि वह अब भी उसके पास है। वह झट से उसे उठाकर पहन लेता है। हैविंग गैदर्ड ऑल द इन्फिनिटी स्टोन्स रिक्वायर्ड टू वाइप आउट एग्जैक्टली हाफ द यूनिवर्स। वेट, रॉन्ग स्टोरी। लेकिन इससे पहले कि यह वॉनबी थैनोस कुछ करे, हमारे लड़के की नॉक पड़ती है।
है। डार्कनेस के एम्बॉडीमेंट की तरह अंदर घुसते हुए कुराबान हेडमास्टर को करियर एंडिंग गलती के लिए ललकारता है क्योंकि उसने उसे इस गंदगी में घसीटा। बैफल्ड हेडमास्टर पूछता है कि वह यहाँ पहुंचा कैसे। कुराबानी खुद को स्कम का इरेडिकेटर बताते हुए खड़ा होता है। शिदू पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है तो हमारा लड़का कबूल करता है कि उसने एक स्पेल से अपने शरीर पर मार्क लगाया था जिससे वह सीधे सीक्रेट बेस में टेलीपोर्ट कर सकता है। यह सुनकर प्रिंसिपल चिढ़ जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि पहले कुराबानी के शरीर पर जो शैडोवी फिगर दिखी थी वही वह मार्क हो सकती है। अंदर ही अंदर शिदू अनईजी हो जाता है क्योंकि उसने कभी ऐसी मैजिक के बारे में नहीं सुना। वह इसे नजरअंदाज कर देता है, सोचता है कि यह बस एक ब्रैटी टीनेजर की अकड़ है, लेकिन यह सोच अगले ही पल टूट जाती है। कुराबन बातचीत अपने हाथ में ले लेता है और सीधे पूछता है क्या उसी ने गेट समन किया था। वह कहता है कि झूठ बेकार है क्योंकि उसे पीछे छिपा सारा इक्विपमेंट दिख रहा है और सच बताना ही समझदारी है। कर्बेन उसे अक्यूज करता है कि उसने यंग विजर्ड्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाया और पूछता है कि अगर उसके मोटिव्स शुरू से ही डार्क थे तो ऐसा क्यों किया। प्रिंसिपल पल भर रुकता है, फिर सिनिस्टर मुस्कान के साथ कबूल करता है कि उसका मकसद फूड तैयार करना था। कुराबाइन उलझ जाता है और शीदू समझाता है कि वह गेट के पार मौजूद मॉन्स्टर्स के पेट भरना चाहता था। सारे विक्टिम्स, सारे बेगुनाह स्टूडेंट्स सिर्फ इसी मकसद से कल्टीवेट किए गए थे, इसलिए वह बिना हिचक मान लेता है कि गेट उसी ने खोला। केओस का फायदा उठाकर वह मॉन्स्टर्स के सामने घुटने टेककर पावर और अथॉरिटी हासिल करता रहा। कुराबाइन सब सुनता है लेकिन अपने मास्टर की इस क्रूअल योजना में इजुमिया की कुर्बानी की कोशिश वह भूल नहीं पाता। उसकी नजर में शिदू धरती पर रेंगने वाला एब्सोल्यूट स्कम है और सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का है कि उस आदमी को कोई पछतावा नहीं, वह स्मग और प्राउड है। शिदू फायर एलिमेंट समन करता है और कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कुराबानी क्या इंसल्ट करे क्योंकि अंत में टीनेजर मरेगा। इसी कॉन्फिडेंस के साथ वह फायर बॉल्स उछालता है, यकीन करते हुए कि फाइट यहीं खत्म होगी। लेकिन कुराबानी प्रिंसिपल की सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है। एक हाथ के हल्के फ्लिक से वह शील्ड बना देता है और हर फायर बॉल को एक ही मोशन में मिटा देता है। शिदू हैरान रह जाता है क्योंकि मैजिक कुराबान तक पहुंचती ही नहीं बल्कि उससे पहले ही गायब हो जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि कुराबान उसे प्रोवोक कर रहा है, खुलकर कह रहा है कि इस बार ठीक से आए और अपनी असली ताकत दिखाए। प्रिंसिपल भड़क उठता है और सोचता है कि इस टीनेजर को असली सजा दिखानी होगी। कुराबानी की बैटर्ड हालत देखकर वह खुद को समझाता है कि लड़का पहले ही हार चुका है और अब अपर हैंड उसी के पास है। वह फिर से फायर एलिमेंट इकट्ठा करता है और एक और अटैक चार्ज करता है, धमकी देते हुए कि इस बार कुराबानी पूरी तरह इरेज हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे ही फायर बॉल्स टकराने वाले होते हैं, कुराबानी डार्क एट्रीब्यूट स्पेल डिनायल मिरर इस्तेमाल करता है और अपने चारों ओर फोर्स फील्ड बना लेता है। फायर बॉल्स बैरियर से टकराकर वापस उछलते हैं और सीधे शिदू की ओर दौड़ पड़ते हैं। उसे भागने का कोई समय नहीं मिलता और उसका खुद का हमला उसी पर आकर टूट पड़ता है। वह दर्द से चीख उठता है और जमीन पर गिर पड़ता है। गाढ़ा धुआं खांसते हुए उसका शरीर कांपने लगता है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस स्टूडेंट को वह कभी इनकॉम्पिटेंट समझता था वही उसे इतनी आसानी से हरा सकता है। लेकिन जब वह ऊपर देखता है और कुर्बान से निकलती ऑरा महसूस करता है तब उसे समझ आता है कि उसके सामने कोई साधारण इंसान नहीं है। प्रिंसिपल खुद को खड़ा करता है और समझ जाता है कि जीतने का अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता है, यही गेट समन करना। वह मैजिक एक्टिवेट करने के लिए हथेली जमीन पर पटकता है लेकिन पूरा करने से पहले ही कुछ उसकी हथेली को भेद देता है और वह दर्द से चीख पड़ता है। कुराबाइन उसकी ओर चलता है और शांति से कहता है कि वह सच जानता है, इन रिंग्स को पहनकर प्रिंसिपल गेट मटेरियलाइज कर सकता है। शिदू पीछे लड़खड़ाता है और घबराकर माफी मांगता है लेकिन उसके गंदे मुंह से शब्द निकलने से पहले ही कुराबानी उसे जोरदार पंच मारता है, उसकी जौ तोड़ते हुए उसे जमीन पर गिरा देता है। कुराबाने उसे उठाकर कहता है कि वह उससे पूरा सच उगलवाएगा। वह पूछता है कि वह किसके लिए काम करता है और वे अभी कहाँ हैं। तभी प्रिंसिपल के मुंह से एक काली शैडो बाहर निकलती है। वह चुप हो जाता है और लाइफलेस होकर फर्श पर गिर पड़ता है। कुराबाने समझ जाता है कि उसने आंसर्स निकालने का मौका खो दिया है। कहीं और एक विशाल और सुनसान कमरे में एक ब्लॉन्ड आदमी शांति से सोचता है कि उसने अपना एक पॉन खो दिया है। वह जानता है कि कुराबाइन ने यह छोटी लड़ाई जीत ली होगी, लेकिन जैसे ही प्रिंस शार्क उठकर चांद की ओर देखता है उसे समझ आता है कि असली वॉर बस कगार पर है और अभी खत्म होने से बहुत दूर है। अगले दिन कुराबानी रूफटॉप पर उजुमिया से मिलता है, उस फ्लैग को घूरते हुए जिसे वह दिल से नफरत
करता है। वह शिदू के साथ जो हुआ सब समझाता है और बताता है कि हमले के बाद जागने पर आदमी अपनी सारी मेमोरीज खो चुका है। अथॉरिटीज उसे कस्टडी में ले लेती हैं, लेकिन सच्चाई वही रहती है। गेट्स अब भी दूसरी जगहों पर प्रकट हो रहे हैं, यानी शिदू अकेला साजिश करता नहीं था। यह ठीक वही थ्योरी है जिस पर कुराबानी पहले से यकीन करता है और उसे पूरा भरोसा है कि शार्क किसी न किसी तरह शामिल है। उसके मन में एक शांत आवाज गूंजती है, उसे चेतावनी देती है कि गार्ड डाउन न करे क्योंकि वॉर और नजदीक आ रही है। कुराबाइन यह पहले से जानता है और खामोशी में शार्क को चुनौती देता है कि वह अपना सबसे बुरा रूप लेकर आए, क्योंकि चाहे जो हो वह उसे ढूंढेगा और नष्ट करेगा। थोड़ी देर बाद कुराबानी सोने की कोशिश करता है, लेकिन पास्ट लाइफ की मेमोरीज उमड़ पड़ती हैं। उसे याद आता है लायन किंग को हराना, फिर विजयी हीरो बनकर ऑर्फनेज लौटना और छोटे बच्चों से मैजिक सिखाने का वादा करना। उसे याद है प्रिंस शार्क के साथ काम करते हुए वह कितना खुश था, और फिर वही सब एक क्रूर और जानलेवा बिट्रेयल में बदल गया जिसने उसके प्यारे सभी लोगों की जान ले ली। नाइटमेयर असहनीय हो जाता है और वह घबराकर जाग उठता है। सांस संभालते हुए वह खिड़की से आती धूप देखता है और समझता है कि सुबह हो चुकी है। उसे पता है कि शिदू अब डिसमिस हो चुका है, लेकिन वह कभी अकेला काम नहीं कर रहा था। उसके सीने में बेचैनी घर कर जाती है जब वह स्कूल के ऊपर लहराते फ्लैग को देखता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि शार्क अभी भी कहीं पास ही है। कुरोबेन मानता है कि शार्क उसके कदम उठाने का इंतजार कर रहा है और वह खुद से वादा करता है कि जब वह पल आएगा तो वह किसी भी कीमत पर बदला लेगा। उसी दिन बाद में सब देखते हैं कि ब्राइट रेड सूट और स्ट्राइकिंग ब्लॉन्ड हेयर वाला एक आदमी हॉलवे से गुजरता है। उसे नया हेडमास्टर बताया जाता है। कुराबानी को याद आता है कि नया हेडमास्टर आने वाला था, लेकिन इतनी जल्दी होगा यह उसने नहीं सोचा था। इजुमी बताती है कि नए हेडमास्टर ने कुराबाइन से प्राइवेट मीटिंग मांगी है। कुराबाइन तुरंत सहमत हो जाता है क्योंकि वह सच में जानना चाहता है कि यह आदमी कैसा है। वह इजुमिया से पूछता है कि क्या वह और नया हेडमास्टर पहले से करीबी हैं। इजुमिया समझाती है कि उसका परिवार काफी वेल्थी और हाई स्टेटस वाला है और वे एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। वह बताती है कि वह मूल रूप से उसका अंकल है जिसने बचपन से उसका ख्याल रखा। उसका नाम जेनिस कोलमैन है, एक ऑर्गेनाइजेशन का इंस्ट्रक्टर जो पूरी दुनिया से सिर्फ सबसे बेहतरीन विजर्ड्स को इकट्ठा करता है।